हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 6.2 है उसका बढ़िया तरीके से हमने इंट्रोडक्शन किया था और 40 मिनट के आसपास लगभग क्लास है। हमने वर्धमान, निरंतर ह्रासमान और ह्रासमान के बारे में बढ़िया तरीके से चीज़ें की थी। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग होता क्या। आपको ये पता है कि निरंतर कब होता है जब अब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती। निरंतर वर्धमान कब होता है जब एफ डैश की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती। निरंतर ह्रासमान कब होता है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 से छोटी आती। और केवल ह्रासमान कब होता है जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या 0 से छोटी आती। कुछ किताबों में इतने घटिया तरीके से वर्ड्स दे रखे हैं, कभी वर्धमान दे दिया, कभी निरंतर दे दिया। और अगर आप उत्तरमाला चेक करेंगे, उत्तरमाला में छोटा ब्रैकेट लगा रखे। मैं आपको दो बातें रिपीट कर दूं, अगर आपके पास में आप कहीं ना कहीं चीज नोट भी कर लेना, कहीं ना कहीं क्या कर लेना, चीज को नोट कर लेना। वर्धमान तथा ह्रासमान, इनके लिए कौन सा ब्रैकेट लगाना वो आपके डिसाइड कर देगा। आप अपने किताब के हिसाब से कर सकते हो। और बाकी मैंने 3-4 किताबों में देख के और एनसीईआरटी का सही अगर सिस्टमेटिक तरीके से एज ए टीचर, एज ए मेंटर अगर ढंग की बात करूँ ना, तो मैंने सारी चीज़ें 3-4 किताबों को पढ़ पढ़ा के पूरा रिसर्च करने के बाद, मान के चलिए पिछले 1-2 दिन से ही राम कहानी चल रही है किताबों में, कितनी जगह, कितनी गाइडों में, कितनी किताबों में, कितनी साइडों में ये देखा गूगल पे सर्च करके, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। 6.2 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, हर टीचर अलग करवा रहा, हर टीचर किसी किताब में कुछ लिखा तो कुछ करवा दिया, किसी किताब में कुछ। मैं आपको गारंटी लेके ये कह रहा हूँ, जो आपके सामने उदाहरण 7 से लेकर 13 तक आएंगे, फिर 1 से लेकर 19% हम करेंगे। मैं जो लिख रहा हूँ आप वो पढ़ लें, आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं। आपके जो भी जैसा लिखा आप चेंज कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, जैसा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वैसी बातें मैं करने वाला हूँ। मैं कोई हवाबाजी अलग से नहीं कर रहा हूँ आपके सामने कि कहाँ से लिख दिया। आप अब समझदार हो, 12th क्लास के बच्चे हो, तो कम से कम इतना तो समझ जाएंगे कि आपको करना क्या, आपकी लाइफ के हिसाब से आप इतना तो कम से कम डिसीजन हो जाना चाहिए। हाँ सर सही कह रहे, कम से कम उत्तर में फर्क है। अगर जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 भी बात करी, मैंने यहाँ निरंतर लिखा, आपके निरंतर लिखा नहीं, लेकिन अभी मैं उत्तरमाला निकालूंगा तो उत्तरमाला में खुद बता दूंगा, ये उत्तर खुद कह रहा है कि निरंतर नाम आना चाहिए था। अभी आप देखना खुद हर चीज़ के अंदर, तो बढ़िया तरीके से नोट करो चीज़ें, जो बता रहा हूँ बढ़िया तरीके से। जो मैंने बता दिया वो आप अपनी नोटबुक, जो बुक आपकी उसके अंदर चेंज कर लें। भगवान जाने उत्तरमाला में क्या, उत्तरमाला मैच करवा दूंगा मैं आपकी, ठीक है। तो दो बातें ध्यान रखना, एक तो वर्धमान तथा ह्रासमान, एक निरंतर। इनके ब्रैकेट याद कर लें। आपको याद हो तो इसके लिए जो हमने कंडीशन लिखी थी उसमें लिखी थी एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए लिखा था एफ डैश एक्स 0 या 0 से छोटा होना चाहिए था। इसके लिए लिखा था एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए था। इसके लिए लिखा था एफ डैश एक्स 0 से छोटा होना चाहिए था। अब जब 0 शामिल है तो ब्रैकेट भी तो शामिल वाला ही आएगा। जब 0 शामिल है 0 वाला ब्रैकेट आएगा, और इसके लिए ये ब्रैकेट। आप तो ये ध्यान रखना, समवर्त अंतराल विवर्त अंतराल याद रखना है। वर्धमान और ह्रासमान में बराबर का चिन्ह आता है तो आपको शामिल करना उस वैल्यू को जिस पे आप निकाल रहे हो। बाकी मैंने सवालों में चेंज कर रखा है, जिस सवाल में सही जो सवाल उसको सब चेंज करके बताया मैंने, ठीक है। और जहां पर वर्धमान और ह्रासमान नाम आया वहां निरंतर नाम है, उसकी जगह छोटे वाला ब्रैकेट लगे। और ज्यादातर उत्तरमाला में आपको ये दे रखे, तो कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा। मस्त होकर बढ़िया तरीके से आप देखो, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज़ें आप दो नोट कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, जहाँ पर भी आपको जगह मिल जाए, वो जो नोट्स लिखे हुए थे उसके अंदर। और उम्मीद है बढ़िया तरीके से आपने नोट्स को लिख लिया होगा और बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, रिवाइज हो गया। जो इतने ग्राफ पर बनाए थे ना, वो वर्धमान कब जब एफ डैश एक्स की वैल्यू, इसका मतलब हम 6.1 में भी देखो अवकलन कर रहे हैं, 6.2 में भी अवकलन करेंगे, 6.3 में भी अवकलन करें, क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग का मतलब ही क्या होता है, अवकलन का प्रयोग करके आप सवाल को करो। तो हर बार पहला काम पूरी प्रश्नावली के अंदर पहले एफ डैश एक्स निकलेगा, फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करने वहां से एक क्रांतिक बिंदु आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा। क्रांतिक बिंदु मतलब समझते हो, एक्स का क्या क्या मान हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के सवाल है। आप टोटल 26 क्वेश्चंस मान लो, 19 सवाल और 7 एग्जाम्पल, आप 26 सवाल मेरे साथ रह के देख लेना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बच्चों को बहुत समस्या आती है लैंग्वेज के अंदर, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की। एक एक डाउट आपके क्या हो जाएगा क्लियर। 6.3 में इतने डाउट नहीं होते, 6.1 6.2 क्योंकि हर किताब में अलग अलग लिखा है ना। अब आप पहला एग्जाम्पल भी देख लो, ध्यान, निरंतर नाम हटा दिया गया,
अब मैंने निरंतर लिखा, अब बच्चे कंफ्यूज है ना, तो मैं सब बता दूंगा। पहले आप ये लिख लो, ये लिखना जरूरी है। आप ये थोड़ा ध्यान रखना, ब्रैकेट वर्धमान और ह्रासमान के लिए शामिल वाला ब्रैकेट आएगा, क्लोज इंटरवल, और यहाँ ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल आएगा। इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद है आप बड़े तरीके से लिख लोगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब मैं थोड़ा सा उदाहरण के ऊपर आता हूँ। आज टोटल 7 उदाहरण करते हैं इस क्लास के अंदर, 7 से लेकर 13 तक, और सारे डाउट आपके क्लियर कर दें। चलिए सर, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर, एक फलन है आपके पास एफ एक्स, और वो फलन है 7x माइनस का 3। दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 7x माइनस 3 आर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। आर का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। सारी वास्तविक संख्याएं, प्लस की, माइनस की, रूट वाली, जितनी भी दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती। ठीक है, ये हो गया केवल सम्मिश्र संख्या को छोड़ करिए। पहला काम तो हमेशा ही एफ डैश एक्स। अब कोई अवकलन एक्स के सापेक्ष लिखना कुछ भी नहीं, हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स। क्या एफ डैश एक्स 7 ही आएगा क्या सर? बोलो, अरे 7 ही आएगा। 7 का 7 हो गया, एक्स का 1 हो गया, 3 अचर है, 0 आ गया। अब आपको भाषा बहुत शानदार लिखनी, तो आप लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। क्या 7 0 से बड़ा नहीं होता? ये बिल्कुल होता है। अब आप सोचें, इमेजिन करना, अगर ये शब्द यहाँ नहीं होता, वर्धमान होता, तो फिर तो यहाँ आना चाहिए था 0 के बराबर। क्या 7 0 के बराबर भी होता है? 0 0 के बराबर होता है? ये तो बात ही गलत हो जाती है यहाँ पे। आप सोचें, इमेजिन करें, अगर किताब की तरह आप चलते हैं वर्धमान में, और अगर आपने वर्धमान लिया होता है यहाँ पे और निरंतर भूल जाए, तो वर्धमान का मतलब होता है कि जो एफ डैश एक्स आएगा वो 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, इक्वल का साइन आता है। तो फिर क्या 7 या 0 या 0 से बड़ा होता है? 7 0 के बराबर भी होने लगे। हाँ चलो, ये पहली कंडीशन तो होगी 0 से बड़ा, लेकिन 0 7 के बराबर कब होने लगे? इसका मतलब ये निरंतर वर्ड है, यहाँ ध्यान रखना, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा, ये आपको सिद्ध करना है, और सभी मानों के लिए है, इस बात को ध्यान रखना। अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। जितनी भी आपके x की वैल्यू आप ले सकते हो ना, r का मतलब यही होता है वास्तविक संख्या, दुनिया की सारी संख्याएं, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती है सारी वास्तविक संख्याएं होती है। एक छोटा सा सवाल है जो आपके एबीसीडी में पूछा जा सकता है, पूछ लेगा कि एफ एक्स पर 7x माइनस कौन सा फलन है, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। देखो, और ध्यान रखना निरंतर ही है, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह, अरे भाई यहाँ से हटाना है ना, वो समझाने चक्कर लिख दिया। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है क्योंकि 7 0 से बड़ा है, और एफ डैश अगर 0 से बड़ा तो वर्धमान, निरंतर वर्धमान। एफ डैश एक्स 0 से छोटा तो निरंतर ह्रासमान। एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा, इक्वल का साइन आ गया तो वर्धमान। एफ डैश एक्स 0 या 0 से छोटा, इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब ह्रासमान होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 7 एकदम बेहतरीन सा है। शुरुआत हुई, आपको थोड़ा सा लेक्चर अजीब सा लगेगा, लेकिन जिस दिन हम पूरे चैप्टर को कर लेंगे, आज के एग्जाम्पल अगर ढंग से कर लिए, पूरे सवाल हमने 3-4 वीडियो के अंदर बांट के मैं करवा दूंगा अपने साथ, अगर हमने वो कर लिया, आप मान के चलिए आपके किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का। थोड़ा कंटिन्यू टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 वीडियो के अंदर 4 वीडियो जो भी आ रहे हैं, 4 वीडियो आएंगे, 4 या 5 भी वीडियो आ सकते हैं, क्योंकि सवाल में सवाल ज़्यादा दे रखे हैं, बड़े सवाल हैं तो समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा कोई समस्या वाली बात है नहीं। एक शुरुआत हुई है बेसिक सी, जिसकी शुरुआत है अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ उदाहरण नंबर 8। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 में बोला गया, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4। ये 4x है, शायद देखो मैं जल्दबाजी में भूल गया x लिखना, यहाँ x है ना, 1 मिनट, ये है x, x बिलोंग्स टू r। ये जितने भी x हैं सारे किस में से लेने हैं? वास्तविक संख्या r में से। निरंतर वर्धमान फलन है, आपके केवल वर्धमान लिखा होगा या निरंतर नाम लिख लेना। मैं जो लिखवा रहा हूँ वो 100% सही है। आपकी किताब में चाहे कुछ भी लिख रखा होगा, मैंने पूरा रिसर्च करके काम किया है, तो साहब आप मेरी बात मान लोगे ना? हाँ बिल्कुल, मेरे शेर और शेरनी इतनी बात तो मानते ही होंगे, आप लिख लेना है, ठीक है, निरंतर नाम। चलिए साहब पहला काम करते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स बराबर x³ माइनस का 3x² प्लस का 4x।
पहला काम तो ये है। अब चाहे कुछ भी पूछे, मैं तो आपको पूरी प्रश्नावली के अंदर वर्धमान निरंतर नहीं है या नहीं, पहला काम तो एफ डैश एक्स निकालो इसका। ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट है इसके लिए। एफ डैश एक्स बराबर, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3x², 2 आएगा तो आगे आ जाएगा 6x और प्लस का क्या हो जाएगा 4। उम्मीद है ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। x³ का अवकलन 3x², 2 आगे आएगा तो 6x प्लस 4 का 4 हो गया, x का 1 हो गया। ये आपके पास एफ डैश एक्स है। जहाँ एफ डैश एक्स आता है ना, उसको अलग से थोड़ा सा हाईलाइट कर लें, क्योंकि एफ डैश एक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अभी तो शुरुआत में हुई है, क्योंकि आगे 10वां एग्जाम्पल आएगा अंतराल निकालना, वो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। संख्या रेखा बनेगी, वहाँ हम प्लस माइनस सोचेंगे, क्या लाजवाब सवाल, और ज़्यादातर सवाल वैसे ही आते हैं ध्यान रखना एग्जाम। तो ये हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब दूसरी बात, अब अगर आपको x के मान निकालना, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करना पड़ेगा, लेकिन पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा इसमें से, हाँ 3 यहाँ कॉमन, लेकिन यहाँ नहीं। तो पहला काम क्या होगा, अब ये गुणा करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने पर -6 आना चाहिए, ऐसा कुछ आ नहीं रहा। तो हमें यहाँ बनानी पड़ेगी पूर्ण वर्ग विधि लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? पूर्ण वर्ग विधि। आप कहेंगे सर पूर्ण वर्ग विधि 10th क्लास में थी, आपको याद हो तो। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, मैं लिख देता हूँ। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, ये हमें सीखनी जरूरी है, आगे समाकलन में भी काम आएगी। तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होती। तो पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप होता है x² का गुणांक 1 होना चाहिए। 1 का मतलब गुणा में 1 होना चाहिए, मतलब x² अकेला होना चाहिए पहला। दूसरा काम, पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। फिर आपको x के गुणांक का आधा करना है। x के गुणांक का आधा करना। x के गुणांक का क्या करना? आधा। जो भी x का गुणांक होगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोई फर्क नहीं। गुणांक का आधा करना। नंबर तीसरा स्टेप, 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर। x के गुणांक के आधे का वर्ग, जो आधा आप करोगे ना, आधे का वर्ग जोड़ना व घटाना। ये सब पूर्ण वर्ग विधि आपको 10th क्लास में सिखाई जाती है बेहतरीन तरीके से, और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को समझ में आ जानी चाहिए। x² का गुणांक इकाई होना चाहिए। अब एक बात बताना, इस एफ डैश एक्स को आगे बढ़ाते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर x² का आगे गुणा 3 है। 3 को हटाने, 1 बनाने के लिए क्या बताए, 3 में 3 का ही भाग देना चाहिए, 1 हटाने। तो 3 में 3 का भाग दे, पूरे समीकरण में किसका भाग लगा रहा हूँ? 3 का। 3x² माइनस का 6x/3 प्लस 4/3। अरे पहला स्टेप सफल। x² का गुणांक 1 होना चाहिए। उम्मीद है सारी बातें आपको ये पता है 10th क्लास की। x² का गुणांक इकाई, 3 को 1 बनाने के लिए 3 में 3 का भाग, तो समीकरण पूरे में भाग लगेगा 3 का। तो जैसे ही आपके पास यहाँ से भाग लगेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स बराबर, ये तो कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 4/3। पहला स्टेप हमने कर दिया। दूसरा स्टेप, एफ डैश एक्स बराबर x² माइनस का 2x प्लस का 4/3। अब ध्यान देना, x के गुणांक का आधा करना। तो x का गुणांक है कितना? 2। आप माइनस नहीं ले, ध्यान रखना, केवल क्या लेना? प्लस। तो x के गुणांक का आधा करना, तो 2 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 1। एग्री हो इस बात से? भाई x के गुणांक का क्या करना है? आधा। x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना? 2, माइनस नहीं, केवल प्लस 2, प्लस 2। तो इस 2 का आधा कितना? 1। x के गुणांक, दूसरा स्टेप हो गया, x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो जो हमने आधा किया था, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना व घटाना। तो ये जो प्लस का 1 का स्क्वायर है ना, ये आपको जोड़ना भी पड़ेगा, ये आपको घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको स्टेप पता है, और पूर्ण वर्ग विधि उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आ जाती है, जल्दी कोई काम इतना है नहीं। चलिए सर, एफ डैश एक्स बराबर, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखता हूँ। x² माइनस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर आगे लिखता हूँ, फिर प्लस का 4/3 लिखता हूँ, और इस 1 का स्क्वायर क्या लिख देता हूँ? 1।
आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखना सर, इस चीज को अगर आप गौर से देखोगे तो एफ डैश एक्स बराबर, इसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सॉरी x प्लस 1 क्या, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख लो चाहे, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अब गुणा करके चेक कर लो चाहे, वापस ओपन कर लो, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab 2x गुणा 1 ये प्लस है। और मैं बताता हूँ करना क्या, इसका x लेना, इसका माइनस लेना, इसकी संख्या लेनी, फिर प्लस, इसका एलसीएम लोगे 3 इधर जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/3। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से करोगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स बराबर 3 इधर गुणा करवा दोगे 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या जाएगा 3। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स, जिस दिन आप 0 के बराबर करोगे ये तो वज्र गुणा हो जाएगा उधर, तो ये हो गया 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इस चीज के ऊपर गौर करना सब, आप ध्यान से देखना इसको, क्या ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी नहीं देगा क्या? देख लो आपके, ये वैल्यू 0 से बड़ी नहीं देगा हर बार, अरे 0 से बड़ी देगा, क्योंकि यहाँ आप x की जगह कुछ भी रख दो, चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, इस स्क्वायर की वजह से सॉरी, जब स्क्वायर आएगा ना, आप जब भी कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा धनात्मक मान ही देता है, ध्यान रखना। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है अतः दिया गया फलन x बिलोंग्स टू R में निरंतर वर्धमान होगा। ये लो सब, ये आपने सिद्ध कर दिया। मैं वापस कह रहा हूँ, ये पूर्ण वर्ग विधि है, 10th क्लास में आपने तो पढ़ी थी। इस साल जो बेचारे बच्चे हैं 10th क्लास के, आगे मैथ लेंगे उनको समस्या आएगी, क्योंकि इस बार प्रश्नावली में हटा दिया गया, पूर्ण वर्ग विधि है ही नहीं प्रश्नावली। 4.3 हुआ करती थी आपके, वो हटा दी गई है ना बीच में से। तो पूर्ण वर्ग विधि का ये स्टेप है, करते गए। ये 3 कहाँ गया, जिस दिन एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो उधर वज्र गुणा हो जाएगा, लास्ट में ये बचेगा। अब आप x की जगह चाहे कुछ भी रख दो, आपने x की वैल्यू 2 रखी, 2 माइनस 1 1 बचेगा, 1 आपको सिर्फ माइनस 1 रखो, तो भाई माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस 2 होता है, प्लस 4 होता है। ये जब स्क्वायर आएगा ना, हर वैल्यू को चाहे आप कुछ भी रख देना वहां पर, वो हमेशा ही वर्धमान ही होगा। तो अब निरंतर होगा या वर्धमान होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, लेकिन होगा वर्धमान ही। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है वहां अंदर कुछ भी x की जगह रखोगे ना, स्क्वायर हर बार उसको माइनस वाले को प्लस बना देगा और प्लस वाले को वैसे भी प्लस रखता है। तो एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, अतः दिया गया फलन x बिलोंग्स टू R में निरंतर वर्धमान होगा। ये इस सवाल का उत्तर है जो आपको ध्यान रखना। पहला स्टेप 3 का भाग लगाए, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए। फिर x के आधा, x के गुणांक का आधा, x के गुणांक का आधा, 2 का आधा कितना होता है 1, 1 का वर्ग जोड़ना और घटाना। इस चीज को आप ऐसे लिखेंगे, ये क्यों लिखा देखो, इसका x लेना, यहाँ का चिन्ह लेना, इसका x लेना, यहाँ का चिन्ह लेना, यहाँ का नंबर लेना, इसका x, यहाँ का चिन्ह, यहाँ x, और इसका सॉल्यूशंस क्या 1/3 वज्र गुणा करवाए, उत्तर आ गया। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 8 क्लियर हो जाना चाहिए। पूरी प्रश्नावली में पूर्ण वर्ग विधि का एक ही सवाल आ रखा है, एक ही पूरी प्रश्नावली के अंदर। आप देख लो पूरी प्रश्नावली कंप्लीट 6.2 के। अब जितने भी आगे एग्जाम्पल आएंगे, जितने भी सवाल आएंगे, इस प्रश्नावली में जो सबसे मुश्किल सवाल है ना, वो है त्रिकोणमितीय फलनों के। वो जान ले लेंगे आप लोगों की, उससे मुश्किल कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी तो अंतराल और ज्ञात करना, गुणनखंड करना है। अभी तो चलो गुणनखंड हुआ नहीं, अभी कुछ और संख्या होती, गुणनखंड हो जाता, x के सीधे मान भी आ जाते, लेकिन वो मान थोड़े से परेशान करेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के। मुश्किल ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा दुनिया में कोई समस्या नहीं जिसका समाधान किसी विद्यार्थी के पास या किसी इंसान के पास नहीं, सबका सॉल्यूशन है। बट लेकिन थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। sin x आता तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस दिन sin 3x आ जाएगा ना, थीटा 3 गुना हो गया, थीटा 2 गुना हो गया, sin 2x आ गया, उस दिन थोड़ा मुश्किल में डाल देगा आपको। तो वो समस्याएं सोल्व करनी हमें जरूरी है, कर लेंगे सारी चीजें। मैं क्या कह रहा हूँ, इस लेक्चर सहित 5 लेक्चर आएंगे पूरे। 6.2 के 4 लेक्चर हैं, एक एग्जाम्पल का। आप 5 लेक्चर में 5 घंटे के आसपास वीडियो, 4 घंटे के आसपास वीडियो बनेंगे। आप पूरे लेक्चर को देख लें और फिर आप कहते हैं ना कि 6.2 में हमारा डाउट है, मैं मान लूंगा आपको। इतना आपको बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा एक एक चीज़। तो बढ़िया तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 8 का स्क्रीनशॉट लें, करें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सॉल्यूशंस किया ये, और ये हमेशा ही 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये अब स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर हमेशा ही 0 से बड़ा ही होता है। ये आप बात ध्यान रखना।
ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 8 को कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में अभी मैंने त्रिकोणमिति फलनों की बात की, लेकिन ये तो सिंपल दे दिया किसी ने। सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर कोस एक्स, फलन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स 0 से पाई में निरंतर ह्रासमान है। अब मैं पहले कहता हूँ आपके ह्रासमान लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रैकेट है तो कम से कम निरंतर तो नाम आएगा, छोटा ब्रैकेट तो निरंतर में आता है। निरंतर ह्रासमान है, पाई से 2 पाई में निरंतर वर्धमान है, और 0 से 2 पाई में न तो वर्धमान है और नहीं ह्रासमान है। एकदम सिंपल सा सवाल, ध्यान देना सा। पहली बात तो आपके पास एक फलन है एफ एक्स। कौन सा फलन है? एफ एक्स, और एफ एक्स है आपके पास कोस एक्स। तो जिस दिन मैं इसका एफ डैश एक्स निकालूंगा तो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। अब थोड़ा ध्यान देना सर, एक लाजवाब सा तरीका आ गया अब आपके पास। यहां के बाद त्रिकोणमिति जितने भी फलन, मैं आपको पहले कह दूं, आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान होना बहुत जरूरी। क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो, कौन से में कौन सा प्लस होता है, वो आपको ध्यान जरूरी होना है। अब मैं आपको बनाता हूं, सुनना सर, बना के बता देता हूं, छोटे छोटे बना दो। एक मिनट सर, थोड़ा गंदा बना, अच्छा नहीं बना, फूट रहा बनाते हैं इसको थोड़ा सा ढंग का। एक लंबी सी भाषा में उधर लिख दूंगा साइड में। ये सबको पता है इधर 0 या 2 पाई होता है। अरे यार थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, गड़बड़ हो रही है ना। चलो एक बार एक बनाता हूँ पहले, आपको अक्सर दो क्यों बना रहे हो उसके पीछे का रीजन दूंगा अभी आपको। एक मिनट भाई, एक मिनट होल्ड ऑन थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा रंग रंगीला बनाते हैं इसको। 0,2 पाई होता है इधर, इधर पाई बाई 2 होता है, इधर पाई होता है, इधर 3 पाई बाई 2 होता है। ठीक है, एक डायग्राम इधर बना देता हूं। जीरो कोमा पाई 2 पाई दोनों ही होते हैं, ध्यान रखना है ना। इधर पाई बाई 2, इधर पाई, इधर 3 पाई बाई 2, समझ गए। और अगर मैं बात करूं साइन एक्स की, किसकी बात करूं? साइन एक्स की। क्या साइन एक्स पहले चतुर्थांश में प्लस होता है? बिल्कुल होता है। और साइन एक्स प्लस कहाँ में होता है? दूसरे में। और दोनों जगह यहाँ किस में होता है? माइनस। ये तो सबको पता है ना। पहले चतुर्थांश में सब के सब प्लस होते हैं, त्रिकोणमिति फलन जितने भी। दूसरे में साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। तीसरे में टेन और कोड पॉजिटिव होते हैं। चौथे में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपको पता है। और ये जो बना है ना, ये मैं जो बना रहा हूं, ये मैंने बनाया है किसके लिए? साइन एक्स के लिए। ये किसके लिए बात चलती है? साइन एक्स के लिए। लेकिन मुझे तो किसके लिए चाहिए? मैं तो जो चिन्ह चेक करने वाला हूं, क्योंकि मेरा तो एफ डैश एक्स डिसाइड करेगा ना। और मेरे पास एफ डैश एक्स क्या है? एफ डैश एक्स की शक्ल किसकी है? माइनस के साइन एक्स की। तो साइन एक्स की नहीं। तो मैं याद चाह रहा हूं कि मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो किसका मिले साहब? माइनस का साइन एक्स। मुझे यहां जो ग्राफ चाहिए वो किसका चाहिए? माइनस का साइन एक्स। क्या ये बात समझ गए क्या? ये है साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस पहले में होता है, दूसरे में प्लस होता है, दोनों में क्या होता है? माइनस। आप इमेजिन करिए, आपके पास एक वैल्यू है 4। कितनी वैल्यू है? 4। ये तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है। मान के चलिए, एक बार समझना ऐसे ही रैंडम। तो जिस दिन मैं माइनस का साइन एक्स आपसे पूछूंगा तो क्या ये माइनस का 4 नहीं बन गया? इसका मतलब सर चिन्ह बदलते ये चिन्ह भी बदल गए। हाँ सर, तो इधर भी तो आपके जज्बात बदल जाएंगे, हैं, वक्त बदल जाएगा एकदम। तो जहां जहां साइन एक्स पहले में देखो प्लस प्लस था, तो वो यहां तो हो जाएगा माइनस माइनस। जहां जहां माइनस माइनस था वहां क्या हो जाएगा? प्लस। क्या मेरे शेर और शेरनियों को ये बात समझ में आई क्या? साइन एक्स पहले और दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है और तीसरे और चौथे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। लेकिन माइनस का साइन एक्स,
माइनस आते ही प्लस प्लस वाले तो माइनस माइनस में बदल जाएंगे, और माइनस माइनस किस में हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये हमें, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। क्या मेरे शेर और शेरनियों को ये बात समझ में आई क्या? अब मैं तीनों सवालों के उत्तर दे सकता हूँ। ये सारे कोई रफ कार्य नहीं है, सारे के सारे फेर कार्य हैं, ध्यान रखना, पूरे के पूरे जितनी बातें हैं सामने आपके लिखी हुई, सारी की सारी आपको फेर में काम करनी। त्रिकोणमिति फलनों को करने का एक ही तरीका है, अवकलन करने के बाद चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। बिना चतुर्थांश के कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं पहले कह दूं, पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमिति फलन प्लस साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। दूसरे के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। तीसरे चतुर्थांश में अंदर टेन थीटा और कोड थीटा धनात्मक, बाकी सारे के सारे ऋणात्मक। चौथे चतुर्थांश के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा धनात्मक, बाकी ऋणात्मक। तो साइन थीटा पहले दोनों में पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन एक्स बदल जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये है। अब मेरे को क्या करना है, उत्तर नंबर 1 चाहिए। मैं प्रश्न संख्या 1 का उत्तर देना चाहता हूं। आप सोचें, अब आप इसको नहीं, आप देखेंगे इसको, क्योंकि यही तो मेरा क्या कहलाएगा साहब, एफ डैश एक्स। क्योंकि मुझे तो चिन्ह एफ डैश एक्स का चाहिए ना। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, धनात्मक है, ऋणात्मक, सारी चीजें। वर्तमान का मतलब धनात्मक ही होता है। चलिए सब, और यहाँ निरंतर नाम लिखा, आपकी किताब में नहीं लिखा होगा, आप कर लें थोड़ा सा सही, एकदम सही बात है। मैंने अब देखो किस अंतराल में पूछा गया, अंतराल पूछा गया 0 से पाई। 0 से पाई दोनों में ऋणात्मक नहीं है क्या? और अगर ये ऋणात्मक है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो निरंतर ह्रासमानित होगा। सारे उत्तर दे दिए। अभी इसने देखो ध्यान से सुनना, 0 से पाई में, तो 0 से पाई, यहां से यहां गई तो भी नेगेटिव, यहां से यहां गई तो भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब ह्रासमान। आगे क्या पूछा, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, पाई से 3 पाई बाई 2 में प्लस, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में प्लस, तो यहाँ वर्तमान होगा, और वर्तमान बोला गया। और ध्यान दो, 0 से 2 पाई, यहाँ पूरा घूम के वापस यहाँ आ गए, तो ना तो वर्तमान है ना ह्रासमान। क्यों? इधर तो वर्तमान ह्रासमान है, इधर वर्तमान है, तो एक कंडीशन बनी ही नहीं। एक अंतराल में तो कह रहा है वर्तमान है, एक अंतराल में कह रहा है ह्रासमान, इसका मतलब वो तो नहीं तो वर्तमान होगा, नहीं क्या होगा, ह्रासमान। अब आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई में, x बिलोंग्स टू 0 में, 0 से पाई में, एफ डैश एक्स 0 से छोटा है। ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा ही तो होता है, और क्या होता है। x बिलोंग्स टू 0 से पाई में, x कित बिलोंग की बात कर रहा है, क्योंकि मैं सारी बात ऐसे लिख रहा हूं जो सब सवालों में सेम लेने वाला हूं। क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल में, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। क्या बोलते हो सब? ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको ये बात समझ में नहीं आई। 0 से पाई, आप यहां से यहां तक देख लो, इससे ऊपर ऊपर पूरा ही नेगेटिव नजर आ रहा है। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटी वैल्यू होती है, पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होती। तो इस अंतराल में फलन क्या है, निरंतर ह्रासमान होगा। बी नंबर देखते हैं सब। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई दोनों ही धनात्मक है, में एफ डैश एक्स, में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, अतः इस अंतराल में, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। ये लो सब, कहानी खत्म। तीसरी बात, आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, तथा x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है,
अते 0 से पाई में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ह्रासमान क्या कह रहे हैं? निरंतर ह्रासमान होगा तथा पाई से 2 पाई में फलन निरंतर वर्धमान होगा। अर्थात अंतराल 0 से 2 पाई में, अतः अंतराल 0 से 2 पाई में फलन न तो वर्धमान होगा, और न ही ह्रासमान होगा। ये 9th वाले एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है। थोड़ी भाषा मैंने ज्यादा लिखी है, जानबूझकर लिखी, समझाता हूं। पहले पूरा वापस रिपीट कर देता हूं। एफ एक्स है कोस एक्स, तो एफ डैश एक्स माइनस का साइन एक्स आया। हमें तो एफ डैश एक्स से मतलब होता है, तो साइन एक्स कहाँ प्लस होता है? पहले और दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे और चौथे में माइनस होता है। तो मुझे तो साइन एक्स नहीं चाहिए, मुझे तो एफ एक्स चाहिए माइनस का साइन एक्स। तो ये दोनों प्लस माइनस में बदल जाएंगे, दोनों माइनस प्लस में बदल जाएंगे। ये तो रूल है, ठीक है, उल्टे हो जाते हैं। चलिए सर, इसका मतलब आपको अब इससे मतलब नहीं, आपको इससे मतलब है। आप इमेजिन खुद करिए, 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, इसका मतलब 0 से पाई में फलन ह्रासमान होगा। और पाई से लेकर 2 पाई तक, पाई से लेकर 2 पाई तक एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, क्योंकि धनात्मक 0 से बड़ा है, इसका मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक वर्धमान होगा। और फिर अगर बात करेंगे 0 से पूरा घूम के 2 पाई तक, तो 0 से पाई तक तो वर्धमान, सॉरी ह्रासमान, और पाई से 2 पाई तक वर्धमान। तो इसका फलन मतलब फलन दो कैटेगरी चूज कर रहा है ना। एक बार कह रहा मैं ह्रासमान हूं, एक बार कह रहा मैं वर्धमान हूं। इसका मतलब बीच का कैलकुलेशन आपको निकालना पड़ेगा और आपको फलन को बोलना पड़ेगा, भाई ना तो तुम वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। इसका मतलब वो 0 से पाई तक तो ह्रासमान है और पाई से 2 पाई तक वर्धमान है। इसका मतलब ओवरऑल 0 से 2 पाई तक ना तो वर्धमान होगा ना ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। ये जो भाषा लेके आपको 2-3 बार करनी पड़ेगी, क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 से पाई में एफ डैश एक्स, x बिलोंग कर रहा है, x 0 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। 0 से छोटा अतः ह्रासमान होता है। x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई प्लस, आप इसको मत देख लेना बेटा, ये है, ये तो साइन एक्स बनाना पड़ता है, माइनस साइन एक्स, एफ डैश एक्स, ये हम तो एफ डैश एक्स से चलते हैं, इससे मतलब ही नहीं। ये क्योंकि x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में दोनों वैल्यू धनात्मक, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। तो 0 से पाई में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, पाई से 2 पाई में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस अंतराल में फलन ह्रासमान है, इस अंतराल में फलन वर्धमान है। अर्थात अंतराल 0 से 2 पाई में फलन न तो वर्धमान होगा और न ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन है। आपकी बुक वाले ने क्या किया, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं वो बात सुनना भी नहीं चाहता हूँ। आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप बोलिए साहब कि सर ये हमें पल्ले नहीं पड़ी। 1 और 2, ए और बी सीधा कैलकुलेशन ये दे रहा है, सी आपका ना तो वर्धमान है ना ही क्या ह्रासमान, क्योंकि सी में 0 से पाई आ गया, 0 से 2 पाई आ गया, तो 0 से पाई में ह्रासमान है, पाई से 2 पाई में वर्धमान। इसका मतलब दो कैटेगरी नहीं चलेगी, एक जगह आपको रुकना पड़ेगा, तो फलन को बोलना पड़ेगा ना तो तुम वर्धमान है ना ही आपका क्या है, ह्रासमान है। बोलिए सर, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में खड़ा हूँ आपके लिए, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। और अगर कोई समस्या वाला काम है तो बोलिए कि सर ये बात समझ में नहीं है। पहली बात बता दो, चिन्ह यहाँ जल्दबाजी मत लेना, चिन्ह ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको एफ डैश एक्स में साइन एक्स नहीं बोला, आपको क्या बोला गया, माइनस का साइन एक्स बोला गया, तो चिन्ह बदल जाएंगे पूरे। आपको ये नहीं, आपको इसके ऊपर, इसके बिना ये नहीं आ सकता, मुझे दोनों बनाने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स होता तो वो एक ही चित्र काम आता, वो तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आगे हम करेंगे, सवाल जब करेंगे सारी चीजें बता दूंगा मैं आपको। लेकिन लैंग्वेज आपको ये लिखनी पड़ेगी, कोई बड़ी लैंग्वेज है नहीं। बार बार त्रिकोणमिति फलन जितने भी आएंगे सब के अंदर ये लैंग्वेज आएगी, और ये एक्स बिलोंग तो सब के अंदर ही आएगा, जितने भी सवाल आपको वर्धमान और ह्रासमान कर। अगली स्लाइड में एक ढंग के 2 सवाल आ रहे हैं, पहले 10वां करवाता हूँ, फिर करवाता हूँ 11वां। एग्जाम में जो सवाल रिपीट होते हैं वो वैसे ही होते हैं जो उसने पूछे, फिर वापस 12वां आपके एक त्रिकोणमिति फलन आ जाएगा, और फिर 14वें के अंदर, सॉरी 13वें एग्जाम्पल के अंदर वापस त्रिकोणमिति फलन, तो वो हम कर लें, कोई ज़्यादा समस्या वाला मुझे काम लगता नहीं।
ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप ये देख लो। कोई ज़्यादा समस्या वाला काम हो तो बोलिए सर कि सर ये हमें पल्ले नहीं पड़ा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो बोल दो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 9 में कोई समस्या है नहीं, बढ़िया तरीके से आपको बता दी गई, एक एक चीज़ मैंने आपके लिए लिख दी गई। और अब भी अगर आपके गड़बड़ हो रही है तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 9 एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये भाषा पूरी 2-3 बार आप पढ़ेंगे, करेंगे ना, लिखेंगे ना, हो जाएगी पूरी देखा देखी लिखी। ठीक है, ये मेन ग्राफ थे जो आपको बनाना एग्जाम में बना के आना है। अगर क्वेश्चन आ गया कोई 2-3 नंबर का पूरा, तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखो, अगली स्लाइड में करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 10 और फिर करूँ 11। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल जो सारे जितने बन सकते हैं एग्जाम में वो 10वें और 11वें से रिलेटेड। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न देखना लाजवाब है आपके। अंतराल ज्ञात करना। अंतराल मतलब कौन से अंतराल, आपको सेट कौन सा लेना है, बड़े वाला ब्रैकेट, छोटे वाला, शामिल वाला लें या नहीं लें, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग लेना है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर x² माइनस का 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान है ह्रासमान। आपको वो अंतराल बताना है, दोनों ही अंतराल बताने हैं। वो अंतराल बताना है जिसमें फलन क्या होना चाहिए, निरंतर वर्धमान होना चाहिए और निरंतर ह्रासमान। आपके निरंतर नहीं लिखा हुआ, मैंने निरंतर लिखा। और अगर आपके निरंतर नहीं लिखा हुआ, आप चाहते हैं हम नहीं लिखेंगे सर निरंतर, तो ब्रैकेट में फर्क आएगा। जहाँ मैं छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा, जो शामिल वाला नहीं लगाऊंगा, बिना शामिल वाला लगे, उत्तरमाला चेक करो आप, उत्तरमाला में शामिल किया हुआ ही नहीं। तो जब उत्तरमाला में शामिल नहीं किया हुआ जिस वैल्यू को, तो शामिल के लिए आता है वर्धमान और ह्रासमान। तो बिना शामिल, जो शामिल नहीं करना ब्रैकेट, वहाँ तो निरंतर नाम आता है। इतना तो कॉमन सेंस ही होना चाहिए, सीधे सिंपल से। आप उत्तरमाला देख लो, किताब वाला खुद ही ब्रैकेट ही वो लगा रहा है, फिर वो कह रहा नहीं। तो चलिए सर यहाँ से नई चीजें सीखेंगे बहुत शानदार से। f(x) बराबर x² माइनस का 4x प्लस का 6। फटाक से f' निकाल दो। 2x माइनस का 4। थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। आपको सर आगे कहाँ बढ़ाने की जरूरत है, तो मैं ये कहूँगा साहब, चलिए साहब आपको अगर इतना रखना है, मेरे हिसाब से कॉमन लेना बढ़िया रहता है हमेशा ही। तो 2 ये बच जाएगा x माइनस 2, क्योंकि मैं हर सवाल में आगे जहाँ जहाँ कॉमन आएगा वहाँ कॉमन लेना पड़ेगा आपको, वैल्यू सिंपल हो जाए। आपको सर आपने f' को ब्रैकेट बंद क्यों किया, तो भाई साहब f' ही तो बताएगा आपका फलन वर्धमान होगा ह्रासमान होगा, वरना पता कैसे चलेगा बताओ। f' तो डिसाइड कर रहा है, मेन पॉइंट यही है। f' प्लस है धना वर्धमान, f' ऋणात्मक है मतलब 0 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब ह्रासमान। तो यही तो काम आपको दो सीखना, और तो नई चीजें है ही नहीं इसके अंदर। सारा का सारा खेल करेगा f', इसीलिए f' को तो आपको ब्रैकेट बंद हर बार रखना लास्ट के अंदर ही। चलिए सर अब आप लिखेंगे f' बराबर 0। हर बार आपको क्रांतिक बिंदु लेना। क्रांतिक बिंदु में अभी नाम नहीं लिखूं, क्रांतिक बिंदु हम लिखेंगे 6.3 के अंदर जब सवाल करेंगे, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के लिए लिखेंगे। अभी आप f' को इसके बराबर करोगे 0 के बराबर, x का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना अंतराल कहाँ से आएगा, तो f' कितना है 2, x माइनस 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया साहब आपके पास 2, क्योंकि ये तो 0 गुणा में चला गया तो भाग में चला गया, 0 हो गया था। अब इसकी बनानी है आपको संख्या रेखा। क्या बनानी है साहब, संख्या रेखा बनानी, ध्यान देना आप इधर। चलिए मैं संख्या रेखा ऊपर बना देता हूं, संख्या रेखा को यहां बनाता हूं। ऐसी तो होती है संख्या रेखा, इधर माइनस अनंत आता है, इधर प्लस का अनंत आता है, और कौन सा बिंदु निकाला 2 पर, तो आप यहां लिखेंगे 2। यहाँ कितना लिखेंगे 2। अब अगर मुझे चिन्ह मिल जाए इसके बीच का, अगर सपोज मैं कहता हूँ यहाँ माइनस आएगा या यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, तो मेरे पास अंतराल भी आ जाएगा, तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ। मतलब मैं जो सोच रहा था ना वो काम आ जाएगा। वर्धमान किसमें, ह्रासमान। चिन्ह तो डिसाइड करेंगे, प्लस का चिन्ह इसका मतलब वर्धमान, माइनस का चिन्ह मतलब ह्रासमान। चलिए सर अब चिन्ह डिसाइड कौन करेगा, चिन्ह डिसाइड करेगा f'। मैं रब कार्य कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझना, एक बार बता देता हूँ। f' बराबर 2, x माइनस 2। आप 2 और अनंत के बीच की कोई वैल्यू रखो। 2 और अनंत के बीच की तो खूब सारी वैल्यू, इसके बीच की 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 100 है, 200 है, 5000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कुछ भी रख दो। तो आप 2 के बाद छोटी वैल्यू रखो, गुणा भाग सिंपल हो। 2 के बाद आप 3 रखो। आपने x की वैल्यू यहाँ कितनी रखी, 3 रखी, तो 3 माइनस 2 और फिर यहाँ जाएगा 2।
x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, तो ओवरऑल गुणा करोगे तो उत्तर आएगा प्लस का। हमें ध्यान रखना मान से कोई मतलब नहीं है कि सर मान देखो 2 आ रहा 6 आ रहा, उससे क्या, मान धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब है। 0 से बड़ा 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी, 0.1 भी 0 से बड़ा, तो वो बात है। तो आपने जब 2 और अनंत के बीच का कोई भी वैल्यू जब आप रखोगे तो हर बार जो एफ डैश एक्स होगा वो 0 से क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला है, मतलब धनात्मक मान देगा। तो सर एफ डैश एक्स को इस 2 से इधर उधर चेक करो, तो 2 से इधर कौन आता है, सबसे बढ़िया 0, ऐसे 2 के इधर 1 भी आता है, 0 रखो, 0 यहाँ रखोगे तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, -2 को +2 से गुणा करोगे तो ओवरऑल चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को चिन्ह समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने प्लस और माइनस क्यों लगाए। और अब तो अंतराल भी आ गए, माइनस अनंत से लेकर 2 तक ह्रासमान है और 2 से लेकर अनंत तक वर्धमान है, प्रश्न ही हो गए। आपको सर इतना सिंपल है क्या, हमने तो इसके बारे में कुछ ऐसा सुन रखा है कि समझ में नहीं आती, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पता ही नहीं क्या ही चलता है, कुछ चीज़ें कभी लिख दी जाती। आपको लगा अभी तक 3 एग्जाम्पल हम 7, 8, 9 3 करवा दी और लोगों की हालत खराब होती है त्रिकोणमिति फलन में। त्रिकोणमिति फलन भी आपके अभी समझा दिया था बढ़िया तरीके से, बात पल्ले पड़ रही है ना। घमंड नहीं कर रहा हूँ इस बात का, लेकिन चीज़ें बहुत सिंपल है, हार्ड बनाने से नहीं होता, चीज़ें सिंपल है, आप करोगे काम। पहला काम एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स में जो कॉमन है वो ले लो, नहीं लो तो भी वैसे एक्स की वैल्यू 2 ही आएगी, ध्यान रखना। आप अगर 2x बराबर -4 0 करोगे, 4 उधर जाएगा प्लस का, x बराबर 4/2, x 2 ही दे रहा है और चिन्ह में भी कोई फर्क नहीं है। अगर नहीं कॉमन लेना मत लेना, लेकिन मैं सारे आगे सवाल जो बड़ी वैल्यू आती है उसको कॉमन लेने से वैल्यू छोटी हो जाती, गुणा भाग सिंपल हो जाता है। यहाँ तो चलो एक ही है, जब गुणनखंड वाली विधि आएगी फिर गुणनखंड में फिर कॉमन लेना बहुत फायदेमंद रहता है सबके लिए, ठीक है। तो आपने फिर ये पॉइंट आ गया। अब इसके चिन्ह डिसाइड होंगे, तो पहले एफ डैश एक्स से किस बिंदु पर है, तो x बराबर 2 पर, तो हमने नंबर लाइन आपने सीख रखा माइनस अनंत तथा प्लस अनंत, ये 2, ये धनात्मक क्यों है, 2 से लेकर अनंत के बीच में कुछ भी मान आप यहाँ रखोगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर इस x की जगह आपने 3 रखा, 3 में से 2 गया, एक को 2 से गुणा करो, प्लस का 2 है, इसका मतलब ओवरऑल धनात्मक चिन्ह आएगा। एक ही चेक करना, हर वैल्यू के चेक मत करना, ऐसा नहीं शुरू हो जाओ आप, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, टाइम इज मनी, समय बहुत धनी है, ध्यान रखना, इससे मूल्यवान चीज नहीं इस धरती के ऊपर। आपने इसके बीच कर रखा, 2 से पहले कौन आता, 1 भी आता, 0 भी आता, तो जब 0 है तो 0 रखो, 1 भी रख दो कोई फर्क, आपने 1 रख दिया सपोज दे, 1 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, -1 को 2 से गुणा करो, -2 आएगा, तो ओवरऑल धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह आ गया, इसका मतलब। अब आपको 2 सवालों के उत्तर देना, पहले सवाल की बात कर लेते हैं। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू 2 से अनंत, मुझे वर्तमान की बात करनी पहले, 2 से अनंत। अब एक बात बताता हूँ, मैंने चिन्ह लगाया ये क्योंकि निरंतर है, आपके अगर केवल निरंतर नहीं लेना, वर्तमान लेना, तो आप चिन्ह ये लगा देना, 2 को शामिल कर देना, और अनंत शामिल होता नहीं हमेशा, और चाहो तो अनंत को अनंत शामिल नहीं करना। अब अगर निरंतर है तो ये ब्रैकेट आएगा और ये 2 शामिल नहीं है, केवल और केवल वर्तमान के लिए शामिल कर देना, तो वो तो इतने समझदार हो आप, 12th क्लास के विद्यार्थी, समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने जो चीज़ें लिखी है, मैं पहले कह रहा हूँ सर्च करके लिखी है, मैंने सारी रिसर्च करके लिखी, तो मैं तो सही करवा रहा हूँ, आपको कोई गलत नहीं, ठीक है। क्योंकि x बिलोंग्स टू 2 से अनंत में एफ डैश एक्स धनात्मक है, धनात्मक है, इसका मतलब 0 से क्या है, बड़ा। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। चेक कर लीजिए सब, एक छोटा सा पॉइंट आपके सामने था। पहला सवाल क्या रहा, वर्धमान का बताना अंतराल, तो x बिलोंग्स टू 2 से अनंत में, 2 से लेकर अनंत में धनात्मक मान, इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। और रही बात, आप उत्तरमाला चेक कर लो, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की किताब में उसने ये लिखा है, और फिर भी बेवकूफ़ कह रहा है यहाँ निरंतर नाम नहीं लेना। आप सोचो, बेवकूफ़ी की हद होती है यार, इतनी मूर्खता थोड़ी करोगे आप लोग, आप सोच के देखिए थोड़ा सा। उसने उत्तर ये लिखा और निरंतर नाम भी नहीं दे रहा, तो निरंतर नाम नहीं होगा फिर तो ब्रैकेट भी ये चेंज कर भाई, तुम किताब वाले को बोलो, आप सोचो, उनसे सवाल करो किताब वालों से, मन में तो कर ही सकते हो जाके, वो अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जाके करना नहीं, या दिल्ली नहीं जाओगे एनसीईआरटी वालों से लड़ने, मन में तो खुद सोच लो, अपने कम से कम डाउट तो क्लियर रखो यार, इतना तो कॉमन सेंस की बात होती है, बच्चा समझ जाता है 12th क्लास का। तो ये हमने कर ली, इसका भी उत्तर करते हैं।
आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू, मुझे ह्रास मान वाला चाहिए तो ह्रास मान उत्तर इसमें, तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से माइनस 2 में। माइनस अनंत से माइनस 2 में एफ डैश एक्स 0 से क्या है, छोटा है। अतः इस अंतराल में, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। लो सर, कर दिया हमने। आपको सर अगर कोई दो दो साथ में आ गया, दो दो जगह प्लस आ गया, फिर तो दो लोगों को जोड़ने का काम यूनियन करता है, यूनियन लगा देंगे बीच में। ये तो पिछले साल 11वीं क्लास का टॉपिक है भाई। दो अंतरालों में प्लस आ गया, एक ही बिंदु आया, आप जिस दिन गुणनखंड विधि लगी, 2 घात आ गई एक्स की, उस दिन एक्स के 2 मान आए, कभी कभी 3 भी मान आ जाएंगे। तो वो तो साथ में 2 लोगों करने का मतलब होता है, आप वहां क्या लगा दो, यूनियन का चिन्ह लगा दो। एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ ये यूनियन वो हो जाएगा पूरा, मतलब ये शामिल है इतना। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को एग्जाम्पल नंबर 10 लाजवाब लगा होगा और एक एक चीज क्लियर होगी। निरंतर नाम लिखना आपको, आप लिख लें। मेरे ऊपर विश्वास किया, राघव पाठशाला के ऊपर विश्वास किया, तो मैं झूठा नहीं पढ़ाऊंगा ना। आप सोचो, मैं लाइव ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पूरा कोई देश में से कोई बच्चा बैठ रहा है तो उसको गलत तो नहीं पढ़ा सकता, गलत कभी नहीं पढ़ाऊंगा। जो चीज़ होती है वही मैं करवा रहा हूँ, है ना। तो इतना मस्त रहिए आप लोग, ज़्यादा कोई समस्या वाला काम है नहीं। बोलो सर, कोई समस्या किसी प्रकार की? आपने एफ डैश एक्स निकाला, फिर एफ डैश एक्स में एक्स का मान निकालना, हमेशा एफ डैश एक्स को किसके बराबर करना, 0 के। एक्स का मान 2 आया, 2 रखा, 2 और अनंत के बीच में कुछ भी मान रखोगे तो एफ डैश एक्स हमेशा धनात्मक आएगा। इसकी बात कर रहा हूँ, ये धनात्मक। और माइनस अनंत और 2 के बीच में कुछ भी रखोगे ये ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब ये ऋणात्मक का मतलब हो गया ह्रासमान है और यहाँ वर्धमान है। तो चूंकि x बिलोंग्स टू 2 से लेकर अनंत तक, शामिल नहीं करना निरंतर वाले में, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है क्योंकि धनात्मक, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। और माइनस अनंत से लेकर 2 तक, माइनस अनंत से लेकर माइनस 2 में, मैंने माइनस 2 लिख दिया क्या? नहीं भाई, 2 लिखना अभी गलती हो जाती है, ये 2 ही है ना धनात्मक। माइनस अनंत से लेकर 2 में एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये लो सर, ले लो आप स्क्रीनशॉट वगैरह। ये जो जितनी भी यहाँ साइड में चीजें लिखी, आप एग्जाम नीचे लिखोगे इसके। मैंने तो अपने बोर्ड के हिसाब से लिखा है पूरा। देखो सर, कोई समस्या हो तो बोलो, बड़े तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर आपको बिना देखे करना, फिर समझना कहाँ गलती हो रही। अरे कर लोगे क्या ये काम? ले ले स्क्रीनशॉट, बिल्कुल सर। कोई समस्या किसी प्रकार की कोई नहीं, समस्या तो है ही नहीं, समस्या का समाधान हम कर रहे हैं आपके लिए। आप उत्तरमाला चेक कर लो, यही अंतराल आपको दे रखा है। वर्धमान 2 से अनंत तक है और ह्रासमान जो दिया है, ह्रासमान का उत्तर इसने कौन से में दिया है? हाँ, माइनस अनंत से लेकर 2 तक, माइनस अनंत से लेकर 2। आप उत्तरमाला चेक कर लो, यही है। फिर भी नाम नहीं दे रहा तो ये मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ सही है, आप मेरे ऊपर विश्वास रखें। ये आप कर लो एग्जाम्पल नंबर 10। अभी 3 एग्जाम्पल और करने, 11, 12, 13, है ना। 7 की बात हुई थी, 4 ही हुए हैं अभी तो। पहले आप ये करो, अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 उदाहरण नंबर 10वें की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 72x। ये है, मैं शुद्ध हमेशा सवाल चेक करता हूँ पहले। द्वारा प्रदत्त फलन f निरंतर नाम है, पहले कह रहा हूँ। अगर आपके नहीं लिखा हो तो आप लिख लेना, सीधे सिंपल सी बात है। छोटा ब्रैकेट वहाँ ओपन वाला क्लोज शामिल वाला नहीं दिया तो निरंतर नाम आएगा। वर्धमान है और ह्रासमान, पहले वाला सवाल है, 2 मान आएंगे इस बार, कोई समस्या नहीं। पहला काम तो करो, एफ एक्स लिखो। तो एफ एक्स बराबर है आपके पास 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 72x और प्लस का है 30। पहला काम तो कुछ भी पूछे, एक ही जादू है आपके पास, एफ डैश एक्स निकालना। तो एफ डैश एक्स निकालो, 4 आगे आएगा तो ये बन जाएगा, 3 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर, 2 आगे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 12x और माइनस का 72। क्या बोलते हो सर, मैं सही चला हूँ क्या एकदम? भाई एक्स क्यूब का उकलन क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है। 3 आगे आएगा तो 4 3 12x स्क्वायर। और आप कहो तो चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, वैसे मुझे कोई समस्या है नहीं ज़्यादा, तो मैं बढ़ा देता हूँ आपके लिए, है ना। ऐसा नहीं हो किसी बच्चे को पता ही नहीं लगा कैसे। देखो 4 का तो 4 रहेगा, एक्स क्यूब का उकलन क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, फिर माइनस 6 का 6 रहेगा, एक्स स्क्वायर का उकलन हो जाएगा 2x,
माइनस 72 का 72 गुणा x का अवकलन 1 प्लस 30 का अवकलन 0। अब तो समझ में आ गया। एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, x का अवकलन 1 और अचर का 0। कैलकुलेशन कर दो इसमें। एफ डैश एक्स बराबर गुणा करोगे तो 12x स्क्वायर, गुणा करोगे तो 12x और माइनस का 72। मैंने बोला था कॉमन ले लो, वरना आप सोचो गुणनखंड विधि में हालत खराब हो जाती है आपकी। कॉमन लेना जरूरी है। तो एफ डैश एक्स बराबर 12 कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का और एक्स और माइनस का 6, ये बचेगा। अभी 0 के बराबर तो बाद में करेंगे, पहले गुणनखंड करके पूरा सोल्व करेंगे। एफ डैश एक्स एक नॉर्मल सी वैल्यू निकालेंगे, फिर बात की बात करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के गुणनखंड करने, गुणा करने पर तो आना चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर, जोड़ने पर आना चाहिए माइनस का x। तो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6। सही बात है ना। तो इसके माइनस एक्स के ये टुकड़े कर दिए, गुणा करने में सब चीजें सेट। ये तो अब गुणनखंड है, मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत होनी नहीं चाहिए। एफ डैश एक्स बराबर 12 की जगह 12, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। x कॉमन आ रहा था, पीछे क्या बचेगा x माइनस 3 और 2 कॉमन आ रहा था x माइनस 3। अब तो ये गुणा भाग है, मैं आपको तो 10वीं क्लास की गणित करवा रहा हूँ, 12वीं गणित एक बार के लिए छूट गई। तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 3 और x प्लस 2 बचेगा। ये लो सब, यही तो बचेगा x माइनस 3 x प्लस 2, यही बचेगा। तो ये आपके पास एफ डैश एक्स आया, इसको ब्रैकेट में बंद करना जरूरी, क्योंकि चिन्ह यही डिसाइड करेगा कौन सा प्लस आएगा और कहाँ माइनस आएगा। ये लो सब, इसको हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब क्या करना, x के मान निकालने के लिए किसको बराबर करना पड़ेगा 0 के। एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कितना है 12, वो तो बाहर है, अंदर क्या है x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। ऊपर कर रहा हूं काम बाकी। तो पीछे बचेगा क्या, ये बचेगा x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। क्यों, गुणा वाला भाग में जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से x के 2 मान आ रहे हैं सब, इसको सोल्व करने से x बराबर आएगा -2 और x का मान आएगा प्लस का 3। ये लो सर, मेरे हिसाब से मैंने सोल्व सही किया यहां तक। -3 कैसे आया, माइनस का 3 उधर गया प्लस का 3 और प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2। अब वो पूरा बराबर 0 करने की जरूरत है नहीं, सीधा काम कर ले। यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो साहब। एफ डैश एक्स निकला, गुणा भाग किया, गुणनखंड विधि की। अब मेरे को बनानी पड़ेगी संख्या रेखा। क्या बनानी पड़ेगी मेरे को, संख्या रेखा। तो माइनस अनंत और इधर हो गया प्लस का अनंत, और 2 मान है मेरे, -2 तो -2 यहां आएगा, फिर 3 तो 3 यहां जाए। इस बार कहीं ना कहीं एक वर्धमान या ह्रासमान में यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दो साथ में आ गए, क्योंकि 2 पॉइंट आ गए इस बार। पहली बात तो आप यहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। पहले वाला सवाल तो 10वां था ना एग्जाम्पल, उसमें तो क्या था सीधा x का मान आ गया, लेकिन यहां सीधा नहीं आएगा, यहां थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपके पास इसका सॉल्यूशन। बढ़िया तरीके से एफ डैश एक्स निकाला, फिर इसके गुणनखंड किए, उत्तर आ गए। और x माइनस 3 को 0 के बराबर करो, x का मान 3 आएगा, और x प्लस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x का मान -2 है, ये आ गया। अब चिन्ह सोच रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक। मैं कोई साइड में नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से चिन्ह सोचा दूंगा आपको, आप खुद सोच लेंगे कि आपको करना क्या है। यहाँ से 3 और अनंत के बीच में यहाँ पर कोई मान रखो, इसके बीच का मान आप कहोगे सर 3 के बाद क्या आता है 4 आता है। आप 4 रख के चेक करो थोड़ा सा। आप 4 यहाँ रखोगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। मेरे साथ साथ बोलते रहना, समझना पूरा। मैं x 3 और अनंत के बीच में 4 रख रहा हूँ, मैंने यहाँ 4 रखा, x की जगह इतना रख रहा हूँ, x का मान कितना रख रहा हूँ, x बराबर 4। मैंने इसके बीच का मान सोचा यहाँ का एक बार के लिए। ठीक है, मैं अलग अलग कर दूँ। यहाँ से मैं x बराबर क्या सोच रहा हूँ 4 सोच, बाकी मिटा दूँ, मैं अभी इधर कार्य कर रहा हूँ। 4 सोचा, तो 4 - 3 देखो बार बार चल रहा है, अंदर कितना बचेगा 1 गुणा 4 प्लस 2 6। ओवरऑल तो धनात्मक ही उत्तर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा प्लस का। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आ जानी चाहिए।
ये धनात्मक क्यों लिखा, 4 मान आपने रखा था, 3 और अनंत के बीच में 4 आता, कोई पॉइंट में मत रखना, गुणा भाग हार्ड हो जाएंगे। 4 रखा तो देखो 12 तो बाहर चल रहा है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, फिर गुणा, और 4 और 2 6 हो जाएगा। वैल्यू तो बहुत तरह आ रही है मुझे ही पता है, लेकिन ओवरऑल मैं तो चिन्ह जो देख रहा हूँ ना वो धनात्मक आ रहा है। ये काम हो गया आपके पास इसका। मैं मिटाऊंगा तो सब बाकी के रब वाला साइड में बाद में, ठीक है। तो इसको मिटा दो हमें। अब देखो -2 और 3 के बीच में कौन आता है, तो सबसे बढ़िया उदाहरण है 0। सबसे बढ़िया उदाहरण 0 नहीं है क्या, बोलो साहब, 0 ही है इसके बीच का। सबसे बढ़िया उदाहरण है 0, क्योंकि 1 रखने की जरूरत क्या, ठीक है 0 रखा। तो बाहर तो देखो 12 चल रहा है, इसको मैं छेड़ने वाला ही नहीं। x की वैल्यू 0 रखी, 0 में से -3 जाएगा तो -3 बचेगा, और 0 में 2 जोड़ोगे तो +2, तो ओवरऑल आ जाएगा 12 गुणा, ये आएगा -6। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ चिन्ह जो आएगा वो माइनस का आने वाला। ओवरऑल चिन्ह किसका आ गया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ माइनस क्यों लगा है। इतना बारीकी से 9th 10th को पढ़ा रहा हूँ ऐसे लग रहा है, लेकिन मुझे पता है ये चीज़ें बहुत हार्ड होती है, इसीलिए एक एक कंसेप्ट आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान दें आप, है ना। माइनस अनंत और -2 के बीच में, तो -2 से पहले कौन आता है, -1 नहीं आता, -3 आता है, इस बात को ध्यान। -2 के बाद में -1 आता है, इससे पहले -3 लिया, तो यहाँ मैं 12 को 12 रख रहा हूँ, इस x की जगह -3 रखा, तो -3 -6 गुणा, या -3 रख दिया, -3 में से 2 जाएगा तो -1, तो 12 गुणा -6 को -1 से गुणा करो, +6। इसका मतलब ओवरऑल ये भी चिन्ह क्या देगा आपका, प्लस। मेरे को नहीं लगता कि साहब आपको प्लस माइनस और प्लस लिखने में कोई ज़्यादा समस्या आई होगी। इसके बाद तो अब एक टेम्परेरी काम करना जो हर बार आपको x बिलोंग्स टू करके करना है। पहली बात तो ये बताओ, ये चिन्ह आपको समझ, आपने 3 और अनंत के बीच में कुछ भी मान रखा तो ये धनात्मक उत्तर देगा। -2 और 3 के बीच में कुछ भी मान रखा तो f' माइनस देगा। माइनस अनंत और -2 के बीच में कुछ भी मान रखा तो भी ये धनात्मक देगा। आप रख के मैंने आपको बता दी, आप अपनी मन मर्जी से कुछ और रख लें, उत्तर सेम आ जाएंगे। कोई उत्तर माला नहीं कह रहा हूं मैं, तो चिन्ह की बात कर रहा हूं, प्लस या माइनस। अब आपको 2 अंतराल लिखना। पहले सवाल की बात कर रहा है वर्धमान की, तो ए नंबर की बात करते हैं। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू, लेकिन इस बार धनात्मक 2 जगह, इधर भी वर्तमान है इधर भी वर्तमान है, तो यूनियन लगाना पड़े। पहले वर्तमान का है, चूंकि x बिलोंग्स टू -∞ से -2, शामिल नहीं करना निरंतर के लिए, यूनियन 3 से अनंत, 3 से अनंत में f' 0 से बड़ा, धनात्मक है ना, अतः इस अंतराल में फलन, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। क्या बोलते हो सर, बात पल्ले पड़ गई। धनात्मक माइनस अनंत से -2, 3 से अनंत, दोनों को जोड़ने के लिए यूनियन का काम करते हैं, यूनियन हमने लगा दी, वर्धमान आ गया। फिर दूसरे की बी की बात करते हैं, चूंकि x बिलोंग्स टू, माइनस तो इसके अंदर ही, कहां से कहां तक, -2 से 3 में f' 0 से क्या है, छोटा, 0 से क्या है, छोटा, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये लो सर 11वां। ऐसे सवाल हैं ज्यादातर, आगे जो शुरुआत की हम 2 क्लासें पढ़ेंगे लगभग यही है, 6 तक सवाल ऐसे ही ऐसे आ रहे। छठे के अंदर तो 5 सवाल आ रखे हैं, ABCD E तक भाग दे रखे हैं, वो ऐसे ही हैं सारे। बोलो सर कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब वो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो f' निकालना, f' जितना सोल्व हो सकता है उतना करना लास्ट तक। द्विघात समीकरण है तो गुणनखंड विधि से पूरा किया, फिर इसको 0 के बराबर करना, तो इसने x बराबर 3 दिया और इसने x बराबर -2 दिया, दोनों को रखा, धनात्मक चिन्ह। अब माइनस अनंत से -2 और 3 से अनंत वर्धमान है, इसका मतलब यूनियन लगा दिया। -2 से 3 में f' 0 से छोटा, इसका मतलब निरंतर ह्रासमान होगा।
तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को 11वां एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इतनी बारीकी से चीजें कोई नहीं लिखता साहब, कोई नहीं लिखेगा। आपके लिए काम कर रहा हूं, आप समझे, एक एक चीज को अगर समझते जाएंगे काम बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। 6.3 इतनी मुश्किल नहीं है जितनी लोगों को लगती है, लेकिन 6.2 थोड़ी सी शब्दों की वजह से थोड़ी सी घबराहट ज़्यादा हो जाती है। कोई अंतराल कैसे आ जाता है, फिर उत्तरमाला बच्चों के ज़्यादातर तो मैच ही नहीं होती, आपका कुछ आ रहा है किसी बच्चे कुछ आ रहा है तो डगमगा जाता है मामला थोड़ा सा। लेकिन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आप आए हो ना, यहाँ आप तो मिला लेना, आप एक एक वर्ड मिला लो वहाँ जाके। मैं पूरी भाषा की बात नहीं करता हूँ, आप अंतराल मिला लेना। इस अंतराल में वर्तमान लिखा तो वर्तमान ही है, ह्रासमान लिखा तो ह्रासमान ही है, निरंतर वर्तमान लिखा, और उत्तरमाला में उसने यही लिखा और फिर भी कह रहा वर्तमान है, तो बेवकूफ़ को शामिल करना चाहिए था। तो यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आता है, वो तो अब आपके हिसाब से किताब में कर लेना। अगर वर्तमान है तो यहाँ 0 इक्वल आ जाएगा और यहाँ शामिल कर देना, इसको शामिल कर देना, इसको शामिल, अनंत कभी शामिल मत करना, ना तो माइनस अनंत करना ना प्लस अनंत, जो वैल्यू छोटी होती है उसको शामिल कर लेना। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई ज़्यादा समस्या वाला काम है नहीं। और अगर कोई समस्या वाला काम लगा हो तो बोलो सर कि सर ये प्लस माइनस सर कहाँ है, वो सारी बातें अभी पहले बता रखी, आप समझ गए होंगे। तो ये है आपके एग्जाम्पल नंबर 11 का एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस, ए और बी दोनों पार्ट हमने कर दिए। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखो करते हैं उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 में बोला गया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें प्रदत्त फलन f(x) बराबर sin 3x त्रिकोणमितीय फलन है। x जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से π/2 मतलब 0 और π/2 शामिल है। मैं वर्धमान है ह्रासमान, देखो निरंतर वर्ड हटा दिया, क्यों? क्योंकि जब जब शामिल की बात होती है ना तो वहां f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और f(x) लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशंस भी आ जाती है। पहली बात तो फंक्शंस आपके सामने क्या है, फंक्शंस आपके सामने है f(x) बराबर sin 3x, तो f(x) क्या आएगा, sin 3x का अवकलन क्या हो जाएगा cos 3x, और 3x का वापिस अवकलन क्या हो जाएगा 3। तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लिखेंगे तो f(x) बराबर 3 cos 3x। चलिए सर, मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ आपको एक चीज़ ये समझनी है साहब, अब ध्यान ये देना थोड़ा सा। मैंने बोला था त्रिकोणमितीय फलनों में चतुर्थांश का खेल है, सब चतुर्थांश बनाता हूँ। जीरो कोमा 2 पाई, π/2 पाई और 3 π/2। मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी हम करेंगे सारा काम, टेंशन मत लो, मस्त रहो आप लोग। तो देखो एकदम ध्यान से, आप cos x नहीं सोचें, आप तो cos थीटा सोचें। ये पूरा ही आप ये सोचेंगे cos थीटा, क्योंकि हमें तो f(x) का चिन्ह चाहिए, वर्धमान और ह्रासमान अंतराल, वो चीज़ें डिसाइड करेगी आपके लिए। ध्यान देना सर, कोस किस किस में प्लस होता है? कोस आप कहेंगे सर एक तो सर पहले चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस होता है, तीसरे में माइनस होता है और चौथे में क्या होता है प्लस होता है। और एक्चुअल में मुझे जाना है 0 से π/2, 0 से π/2 आपको सर फिर तो केवल और केवल प्लस है, इसका मतलब वर्तमान होना चाहिए, ह्रासमान का तो कोई बिंदु ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं है सर, आप अभी बात को समझे नहीं। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना इस सवाल के लिए, इसके लिए यहां पर आपके लिए x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 को, एग्री हो? तो 0 से π/2 x बिलोंग कर रहा है, तो मैं अगर बात करूंगा 3x किसको बिलोंग करेगा, तो आप कहेंगे सर 0 से 3 π/2 को बिलोंग करेगा। यस और नो बोलो आप तो इस बात से। भाई मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ x थोड़ी है, कोई यहाँ अगर लिखता है कि ये अगर सपोज दैट cos x है और इसमें जो ये x है वो बिलोंग कर रहा है कहीं से भी, जैसे सपोज दैट 1 से लेकर 3 तक कर रहा है, ऐसी कोई रैंडम वैल्यू समझ लो। तो यहाँ से अगर एक बात बताओ cos 2x कहाँ तक करेगा, तो x का डबल कर दो, तो आप कहेंगे सर जो x बिलोंग करेगा यहाँ पर वो 2 से कहाँ तक करेगा, 6 तक करेगा, इसका जस्ट दोगुना। कोई कह देगा सर अगर यहाँ cos 3x होता, तो मैं कहूँगा सर अगर cos 3x होता तो यहाँ 2x है, तो 3x किसको बिलोंग करता, 3x बिलोंग करता है इसके 3 गुणा, इसके 3 गुणा को, इसका 3 गुणा मतलब 1 का 3 गुणा 3 और 3 का 3 गुणा 9।
आप इस बात से एग्री हो या नहीं हो, आपको ये पॉइंट समझने पड़ेंगे कि सब एक्चुअल में रामायण चल कैसे रही। यहाँ तो बोला गया था कि इसमें ये जो x है ना वो बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, लेकिन हमें तो f' का चिन्ह चाहिए किस थीटा के लिए। आप कहेंगे सर थीटा तो ये है 3x, इसका मतलब सर थीटा तो 3 गुना है ना, x थोड़ी है। थीटा तो x का कितना गुना, 3 गुना है। 2 गुना होता तो 2 गुना। सारे सवाल आएंगे। आप धीरे धीरे अगर चीज चलते जाएंगे ना आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में तो 100% इसका 3 गुना 0 से, भाई 0 का 3 गुना 0 और π/2 का 3 गुना 3π/2। इसका मतलब जो चतुर्थांश 0 से π/2 चल रहा था वो चतुर्थांश यहां तक आएगा, आगे नहीं जाएगा। ध्यान रखना, आगे नहीं जाने वाला। इस बात को आप ध्यान रखें कि साहब ये आगे तो किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। आप सोच लेना से पहली बात तो आप यहां तक सोचें साहब। और अगर आप सोचेंगे पहले अगर 0 से π/2 था तो 0 से π/2 में तो केवल वर्धमान है, ह्रासमान की तो बात ही नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ये 0 से 3π/2 वाली कंडीशन आई तो π/2 से लेकर 3π/2 सीधा π/2 से 3π/2, 2 ऑप्शन होते हैं उत्तर लिखने के। π/2 से π यूनियन π से 3π/2 ह्रासमान होगा क्योंकि नेगेटिव चिन्ह दे रहा है। आपको ये मत ले लेना साहब, आपको सर इसमें भी थोड़ा यूनियन ले लो 0 से π/2 और 3π/2 से 2π तक। नहीं, सवाल ने लिमिट तय कर दी है कि आप 3π/2 तक ही जा सकते हो, इससे आगे नहीं जाना है। इससे आगे का रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है साहब। आप ये छोटी छोटी बातें समझते हो ना तभी ये चैप्टर सिंपल होता है, वरना ऊपरा ऊपरी ज्ञान लेके अगर चले गए ना मामला वहीं गड़बड़ हो जाएगा, आगे पेचीदा ही पेचीदा हो जाएगा, हार्ड चीजें लगेगी। क्योंकि बच्चा जब पूरी चीजें नहीं सीखता है ना फिर कहता है ये चैप्टर हार्ड है। चैप्टर को सीखना पड़ता है, उसका कंसेप्ट सीखना पड़ता है साहब। ऐसे बातें नहीं होती कि आप किसी भी तरीके से चलते जा रहे हो, एक एक पॉइंट धीरे धीरे। मैं टाइम ले रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे एक क्वेश्चन को इसको 5 मिनट में करवाना चाहिए, मैं 10 मिनट ले रहा हूँ। लेकिन मेरा काम यहाँ टाइम नहीं देखना है, मेरा काम है आपको चीज़ें समझाना। अब चाहे वो 5 मिनट में समझ में आए नहीं आए तो मेरे को 10 मिनट लेना पड़ेगा, 10 मिनट में समझ में नहीं आए तो मेरे को 15 मिनट लेना। मैं अभी झूठा लिख के चला जाता, काम हो जाता। आप एक एक पॉइंट समझे ना साहब, क्योंकि अगर आपको वर्धमान लेना है, अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो अगर मैं ये समझाऊँ नहीं 3π/2 से आप आगे नहीं जा सकते तो आपका उत्तर तो आगे, आपका उत्तर तो आ जाएगा 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π तक वर्धमान है और π/2 से 3π/2 तक ऋणात्मक, इसका मतलब ह्रासमान है। आपके तो उत्तर आ रहे हैं, आपके दिमाग में हाथों हाथ ही आएंगे, बट आप सोचेंगे थोड़ा सा। जहां जब सोचने की जरूरत आती है ना वहां थोड़ा सा रुकिए साहब, सीधा गाड़ी मत भगाइए, वहां आप सोचें थोड़ा सा करना क्या। मैं बच्चों से हमेशा अक्सर एक बात कहता हूं कि आप कंसेप्ट समझें। मैथमेटिक्स का रूल क्या, त्रिकोणमिति फलन आपको ज्यादा दुख देंगे इस प्रश्नावली के अंदर, बाकी इतने नहीं देंगे। बाकी तो उत्तर आ जाएंगे उसके, आप जो सोच से आप इतना सोचेंगे नहीं ना तो भी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें सीधा अंतराल वगैरह कोई एक्स का आता है, गुणनखंड करना, एक्स का मान निकालना, वो नंबर लाइन संख्या रेखा वर्ग के प्लस माइनस का चिन्ह देखना। लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है तो समझने का प्रयास करना। एफ एक्स जो था वो sin 3x था, तो एफ डैश एक्स sin 3x का उकलन cos 3x और 3x का उकलन वापिस 3, तो 3 आगे लिख दिया। तो एफ डैश एक्स 3 cos 3x है। इसमें x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 जो सवाल में बोला गया। लेकिन मुझे तो x से मतलब नहीं, मेरा तो थीटा कितना गुना हो गया, 3 गुना। क्योंकि ये जो आपके पास ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ये cos 3x का है साहब, क्योंकि थीटा की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा 3x, और 3x को एक्चुअल में मेरे को क्या बोलना पड़ेगा एफ डैश एक्स। आप तो ये तो 3 गुना छोड़ें इसको, एक्चुअल में जो एफ डैश एक्स की बात चल रही है ना वो cos 3x की चल रही है, तो थीटा तो 3 गुना हो गया। तो x 0 से π/2 को बिलोंग कर रहा है, जैसा कि प्रश्न वाले ने बोला कि आप 0 से π/2 तक जा सकते हो, तो इसका 3 गुना, तो 3x किसको बिलोंग करेगा, 0 का 3 गुना 0 और π/2 का 3 गुना 3π/2। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को रही नहीं होगी। और अगर आपने यहां तक कर लिया तो सवाल मेज वर्णों का है, आपको लिखना पड़ेगा। और रही बात यहां बराबर का चिन्ह आएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने 0 रखा, क्या रखा 0, तो वैल्यू आएगी। cos 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 शामिल है। इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 के बराबर है, उससे बड़ा भी हो सकता है। जैसे ही आपने π/2 रखी, सॉरी cos 0 तो 1 होता है, सॉरी cos 0 1 होता है, और cos 90 कितना होता है
जीरो होता है तो जीरो शामिल होगा, और इसीलिए शामिल होगा तो मैंने यहाँ निरंतर का वर्ड भी नहीं लगाया साहब। आप देख लें सवाल के अंदर, अगर आपको उदाहरण के अंदर कहीं मैंने निरंतर का वर्ड लगा रखा हो तो इसीलिए नहीं लगाया। चलिए साहब, मेरे हिसाब से आप इससे आगे नहीं जा सकते भैया ना, आपका वर्धमान का ये फलन तो नहीं आएगा, आपकी गाड़ी यही रुक जानी चाहिए, इससे आप आगे नहीं जाएंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी इससे आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको बांध दिया गया है कि आप इससे आगे 3π/2 से आप आगे नहीं जा सकते। 0 से 3π/2, 0 से 3π/2 मतलब यहाँ इससे आगे आप बढ़ने का प्रयास। ये चतुर्थांश आपके लिए ना, आपके लिए 3 ही चतुर्थांश काम आए, प्रथम, दूसरा और तीसरा। अब लैंग्वेज लिखवाता हूं सब, पहला प्रश्न करते हैं। सेम भाषा लिखूंगा पहले, क्योंकि x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक, 0 से π/2, 0 से π/2। आप यहां पर भी गलती कर लोगे, देख लेना भैया, यही तो इस सवाल का मतलब है। आप यहां आप गड़बड़ करते जाओगे, आप यहाँ x बिलोंग 0 से π/2 लिखोगे, आप वर्धमान लिख दो, लेकिन थीटा आपका 3 गुना है, ध्यान रखना। आपको 3x से मतलब, आपको x से मतलब ही नहीं है ना, आपका तो x बिलोंग करना चाहिए ना। तो ये ध्यान रखना कि जो 3x है, एक मिनट सा, तीन एक्स बिलोंग कर रहा है, ये जो 3x की बात चल रही पूरी, 3x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, 3x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में f डैश x का चिन्ह 0 या 0 से क्या है, बड़ा है। 3x में, और ध्यान रखना आप कभी भी उत्तर जब 2x और 3x और 4x आ रखा है ना, उत्तर 3x का नहीं होता, उत्तर x का माना जाता है, क्योंकि पर्सन तो जो बोल रहा है ना वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको x का ही लिया जाता है। वर्धमान ह्रासमान x मान नहीं देता, आप x किस में बिलोंग कर रहा है। तो आपने लिखने का प्रयास ये किया है ऐसा, 3x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, जो 3x है वो 0 से π/2 में धनात्मक है या 0 भी है। तो यहां तो 3x है, तो मैं कह रहा हूं x बिलोंग किसको करेगा, तो x बिलोंग करना चाहिए, 3 का भाग लगा दो, 3 गुणा नहीं करके 3, तो 0 में 3 का भाग लगाओगे 0, और इसमें लगाओगे तो ये π/6 आएगा। मैं f डैश x 0 या 0 से बड़ा होगा, अतः इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। मैंने बराबर की वजह से केवल वर्धमान लिखा, मैं निरंतर का शब्द भी यूज नहीं कर रहा हूं। आप समझे या नहीं समझे, इस बात को ध्यान रखो कि भाई ग्राफ तो 3x के लिए बनाया, 3 थीटा के लिए बनाया गया। मैं थीटा के लिए बना, x के लिए बना था 0 से π/2 तक ही रुक जाता, आगे जाता ही नहीं, क्योंकि ग्राफ में बोला गया। ग्राफ तो 3x का बन रहा है, 3x जो थीटा है ना वो 0 से π/2 में प्लस दे रहा है, तो 3x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2, आपको ओपन ब्रैकेट शामिल करना है। मैं f डैश x 0 या 0 से बड़ा है, तो 3x इसको बिलोंग कर रहा है, तो हमें तो चाहिए x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा 3 का डिवाइड, और x हो गया ना 3 का 1 गुणा कर दिया, तो 3, 0 में 3 का भाग लगेगा 3, और π/2 में 3 का भाग π/6 में x। तो इस अंतराल में फलन क्या होगा, आपका वर्धमान। तो उम्मीद है पहला सवाल आपके लिए क्लियर हो गया होगा। सवाल की बात करते हैं बी सवाल की। बी वाले सवाल में आप लिखेंगे चूंकि 3x बिलोंग कर रहा है, माइनस में कहां से कहां तक, π/2 से लेकर 3π/2, कहां से कहां तक, π/2 से 3π/2 पूरा ही कंप्लीट, यहां से यहां तक दोनों में नेगेटिव दे रहा है पूरे। मैं f डैश x क्या लिखेंगे, मैं f डैश x 0 या 0 से क्या है आपके छोटा है, 0 भी शामिल है, 0 या 0 से छोटा है, तो x बिलोंग करेगा, x किसको बिलोंग करेगा, 3 इधर नीचे आएगा तो ये π/6 बन जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो ये π/2 बन जाएगा। शायद उम्मीद है मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। 3 भाग में आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, π/2 बन जाएगा। मैं f डैश x 0 या 0 से छोटा होगा, अतः इस अंतराल में
इस अंतराल में फलन वर्धमान होगा। ये लो सर, ये इस क्वेश्चंस का उत्तर है। आप अपने उत्तर मतलब चेक कर ले। आपको 0 से π/6, 0 से π/6 में वर्धमान का बोला गया है और π/6 से लेकर π/2 में ह्रासमान का बोला गया। जो मैंने अरे वर्धमान लिख दिया क्या, देखो दिमाग कहाँ चल रहा है। छोटे के लिए ह्रासमान आता है ना। ये लो सर, मैं एक दो बातें हैं जो वापस रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं। कम से कम आप ये चीज़ तो इतनी बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे कि अगर x बिलोंग 0 से π/2 कर रहा है तो 3x 0 से 3π/2 तक करेगा। और कोस प्रथम और चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, बाकी में ऋणात्मक होता है। इसका मतलब, और रही बात ऐसे दे दोनों धनात्मक है तो फिर तो आपके इसमें वर्धमान होना चाहिए, इसमें ह्रासमान। लेकिन आपकी गाड़ी पहले ही रोक दी गई है कि आप 3π/2 से आगे नहीं जा सकते। मैंने पहले दिन ही बोला था आपको, जब चेक आज की क्लास जब शुरू की थी ना, तो मैंने ये बोला था सबसे ज़्यादा दुख जो आपको देंगे, थोड़ा सा आपको अगर परेशान करेंगे ना, दिमाग लगाने के ऊपर मजबूर करेंगे, सोचने के ऊपर मजबूर करेंगे, वो त्रिकोणमिति सवाल है। त्रिकोणमिति फलन आपको थोड़े से डरावने लगेंगे। मैं डरावने का ऐसा कभी नहीं कहता हूँ कि आप ये कर लें, बट थोड़ा सा अलग से आता है इसका। अभी जैसे आप 13वां उदाहरण और देखना, भी आपको लगेगा लास्ट एग्जाम्पल है अपना, उसमें भी आनंद आएगा आपको। वहाँ थोड़ी सी गाड़ियाँ रुकती, सोचो थोड़ा सा फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो 3x इसको बिलोंग कर रहा है, आप इससे आगे नहीं जा सकते। आपकी जो लास्ट गाड़ी है ना, यहाँ से यहाँ तक ही आ सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक थोड़ा सा हल्का सा डायग्राम में बना भी देता हूँ कि आप यहाँ से यहाँ तक ही आ सकते हो, इससे आप आगे नहीं जा सकते। आप ये चलना 0 से शुरू किया था और 3π/2 पे आके आपको रुकना पड़ेगा। एग्जाम में ये तो नहीं बनाना, ये गोला मत करना, बाकी मैंने बनाया ऐसा किया। तो 3x, जो ये 3x है ना, 3x 0 से π/2 में धनात्मक उत्तर दे रहा है और 0 भी दे रहा है। तो x क्या देगा, x मतलब 3 का भाग लगा, तो 0 में 3 का भाग 0 बार, π/2 में 3 का भाग π/6, 3 को 2 से गुणा से f'(x), इसका इसमें वर्धमान हो गया। 3x जो है वो π/2 से लेकर 3π/2 इस पूरे में अंतराल में, इस वाली इस लाइन से इधर पूरा ही ऋणात्मक। इसका मतलब f'(x) 0 या 0 से छोटा होना चाहिए संतराल, लेकिन हमें तो x को बिलोंग करवाना। आपको 2x 3x से मतलब नहीं, आपको तो x से मतलब है। उत्तर x ही देता है, उत्तर कभी भी 2x 3x का नहीं होता, उत्तर हमेशा x का होता है सवाल के अंदर, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा 3 इसके अपोन में आएगा, तो π/2 को 3 से मल्टीप्लाई π/6 और 3π/2 को 3 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, π/2। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, ह्रासमान। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से, लाजवाब तरीके से मैंने मेरी तरफ से इतना बेहतरीन समझाने की कोशिश की। बाकी अब आपका दिमाग है, आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। और रही बात, ये तो 3 गुणा है, वैसे 3 गुणा आता जाएगा। मैं बातें अधूरी नहीं बता रहा हूँ ना, मैं अगर चाहूँ ना आपको फटाफट बताने का काम तो निकल सकता हूँ। ये सारी जैसे बातें लिख रखी है ना, एग्जाम आप एग्जैक्ट ऐसे लिख के आना, कोई गलत नहीं, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है, ध्यान रखना। आगे आएगा x बिलोंग कर रहा है, फिर 2x बिलोंग कर जाएगा, 3x बिलोंग कर जाएगा, तो ये तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 12 बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, हर चीज़ आप समझ लो, कौन सी जगह कौन सा डाउट है, कम से कम मुझे ये बताना कि आपको ये बात आपने लिखी हमें समझ में नहीं है कि सर ये गड़बड़ हो रही है हमारे दिमाग। गड़बड़ नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशंस देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और समझना। किताब के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। किताब वाले ने भगवान जाने क्या लैंग्वेज लिखी, वो अलग ही खेल खेल रहा है, उसने π/6 निकाला, क्यों निकाला है वो तो वही जाने, है ना। किताब वाले ने π/6 निकाला, क्यों निकाला, नंबर लाइन बनाई। त्रिकोणमिति फलनों में f'(x) को 0 के बराबर करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट से ही काम करना है। आप एक ही तरीका रखें, मैंने चेंज नहीं किया। मैं x वाले में सब में नंबर लाइन बना रहा हूँ, संख्या रेखा कर रहा हूँ, इसमें कहीं पर भी नंबर लाइन का कोई ख्याल ही नहीं। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, किसी में जरूरत पड़ी, अगर ऐसा पॉइंट ही आ गया कि अब तो आपको थीटा चेक करना ही पड़ेगा, जहाँ कुछ दे ही नहीं रखा वहाँ तो 0 के बराबर करना पड़ेगा, वरना यहाँ तो है 0 से π/2 cos a की वैल्यू है, कहीं आ गया sin x प्लस cos x आ गया, अब क्या करोगे, कहीं आ गया sin x माइनस cos x आ गया, अब क्या करो, अब तो थीटा निकालना, अब तो x निकालना पड़ेगा, थीटा के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो आपको हो तो काम करना पड़ेगा उस समय की, आपको कम से कम वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, वरना काम होगा नहीं। अब यहाँ तो सीधा सीधा एक ही फलन है cos x है, तो इसका ग्राफ बन जाएगा कि आप इसमें प्लस होता है, दोनों के साथ में थोड़ी बना सकते, फिर दोनों में अलग अलग होगा ना। साइन इसमें प्लस होता है, उसमें माइनस होता है, कोस इसमें प्लस होता है, उसमें माइनस होता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वहाँ हम निकालें, अगला सवाल है उसके अंदर निकालना पड़ेगा आपको,
ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 12 को देखो, समझो, करो और बढ़िया तरीके से लिखो। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, एक बार से काम नहीं चलते बड़ा। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये देखो। अगली क्लास में, आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में बोला गया है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है और जो x है ना वो 0 या 0 से बड़ा और 2 पाई या 2 पाई से छोटा है, द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर। आपके निरंतर वर्ड नहीं लिखा, आप निरंतर लिख लें, वर्धमान या ह्रासमान है। ठीक है, निरंतर आपको लिखना पड़ेगा। चलिए साहब, पहले तो फलन के ऊपर गौर करो। फलन के ऊपर गौर करोगे तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, निकाल दो फटाक से एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स प्लस कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दो, एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। चलिए सर, यहां तक गौर करना, थोड़ा सा गौर करना थोड़ा सा। ठीक है, ये तो हो गया। अब आप ये नहीं समझ सकते ना आपको कौन से अंतराल में कौन सा प्लस लेना है, क्योंकि दो दो फलन साथ में आगे। तो इस कैटेगरी में आपको यहां से आगे क्या करना पड़ेगा, इस एफ डैश एक्स को, एक्स का एक बिंदु निकालना पड़ेगा जहां पर एक्स को जाता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को अब तो 0 के बराबर करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर एक फलन आता ना कोस एक्स आता, हम अभी चतुर्थांश वाला बना देते, ग्राफ बना देते, काम हो जाता। दो फलन है वो भी माइनस में, और उससे करोगे तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये, तो थोड़ा प्लस का ध्यान रखना, एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स आता है, एक साइन एक्स माइनस कोस एक्स आता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी आप मेरे को एक सवाल भी ऐसा मैं बता दूंगा उसके अंदर, आप तो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना। तो एफ डैश एक्स माने तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये साइन एक्स बराबर कोस एक्स है। भाई ये इधर आ गया, अब गुणा में ले आओ इसको, देखो साइन एक्स कोस एक्स इधर बटा में आ गया, तो बराबर 0 थोड़ी बचेगा। हाँ? अरे बराबर कितना बचेगा बोलो, एक ही बचेगा, 0 में सोच लेना। तो यहां से साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स बराबर कितना, 1। अब आपको टेन एक्स बराबर 1 है, तो आप ये देखो कि x की वैल्यू क्या क्या रखूं, जहां से टेन की वैल्यू कितनी मिल जाए, 1। तो आपको ये पता है कि यहां मेरे को x बराबर, एक तो 45 डिग्री पे होता है तो π/4 पे होता है, एक 5 π/4 पे होता है, एक तो π/4 पे होता है, एक 5 π/4 पे होता है। आगे और होता है लेकिन आगे वो इससे गड़बड़ कर जाएगी, इसको भी बिलोंग करना चाहिए, 2 पाई से आगे नहीं निकलना चाहिए 10। तो ये वैल्यू होगी, आप चेक कर लें अगर आपको ऐसा नहीं लगे। π/4 45 तो सब समझते हो ना, तो आप कहेंगे सर 10 5 π/4 की वैल्यू भी आपके पास 1 कैसे हुई, मैं बताता हूँ। 10 की जगह 10, इसको क्या मैं पाई प्लस π/4 लिख सकता हूँ। इस बात से दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलिए, 10 कभी भी पाई पे चेंज नहीं होता, तो 10 π/4 ही आएगा। अब रही बात चिन्ह का, प्लस आएगा या माइनस आएगा। अगर आप लाइन सोचेंगे तो पाई वाली लाइन यहाँ होती और यहाँ से आगे बढ़ना है, प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश आ गया साहब, तीसरे चतुर्थांश में 10 प्लस में होता है, तो ये भी किस में होगा, प्लस में। और 10 π/4 कितना दे देगा, 1। हाँ जी सर, बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ। अरे आगे और होती है, ध्यान रखना, आगे ये π/4 है, फिर 5 π/4 है, फिर चिरचिर की वैल्यू का गैप आ रहा, फिर 9 π/4 पे भी 1 होता है, क्योंकि 9 π/4 को भी आप 2 पाई प्लस π/4 लिख सकते हो। 2 पाई पे चेंज नहीं होगा, दूसरे पहले चतुर्थांश में आ जाएगा वापिस प्लस। लेकिन वो जो 9 π/4 होता है ना, आप सोचें थोड़ा सा, ये तो 45 है, और 5 π/4 का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई, इसका मतलब 180 बटा में 4, कितनी बार ये कैंसिल करेगा, 45 बार। 45 को इससे गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 225 डिग्री। और आपको क्या कह रहा है, x कहाँ से कहाँ तक है, x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई तक। 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 होता है। अब आप कहोगे सर 9 π/4 भी चेक कर लो, आप सोचो 9 गुणा 180 बटा में 4, कितनी बार, 45, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 405 डिग्री हो गया। ये तो इससे बाहर चला गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हाँ होता है, मुझे भी पता, 5 π/4, 9 π/4, 13 π/4, 17 π/4, सब पे 1 होती है वैल्यू।
हर 4 के गुणनखंड के बाद क्या होगा, ये एक वैल्यू देगा। बट साहब ये नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें बांध दिया गया कि आप 0 से लेकर 360 से आगे नहीं जा सकते। आपकी वैल्यू ऐसे देख, बात बताओ, पीछे भी तो होता है एक वैल्यू, पीछे भी तो होती है, माइनस में हो जाएगी, फिर वो नहीं लेना। आपको tan x बराबर 1 है तो tan केवल और केवल ये जो 2 वैल्यू आपको दी गई है ना, ये वाली, इस पे ही 1 होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा किसी पे 1 नहीं होता है। π/4 पे सबको ही पता, लेकिन ये 5π/4 वाला आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इसको भूल गए ना, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, 1 बराबर tan π/4, हाँ x का मान π/4 ले लो, फिर उत्तर वाला चेक करते हैं, गलत आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बहुत थोड़ा सा डराएंगे, बट मैं बैठा हूँ आपके लिए कि कंसेप्ट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। मस्त रहो आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको 9π/4 वाली समझ में आ गई होगी। ये 405 डिग्री आ रहा है, वो जो इस कैटेगरी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो पर्सन में दे दिया उससे आप बाहर नहीं जा सकते किसी भी कंडीशन। हाँ, अगर नहीं देता, और देना पड़ेगा, नहीं देता तो आप सोचो आपकी हालत खराब हो जाती। आप नंबर लाइन के ऊपर नंबर रखते ही जाओ, 5π/4, 9π/4, 13π/4, 17π/4, 21π/4, 25π/4, 29π/4, हालत खराब हो जाती है आपकी, करते ही जाओ चाहे। तो उम्मीद है यहां तक कोई समस्या है नहीं। अब नंबर लाइन बनाते हैं आपके लिए। क्या बनाते हैं आपके लिए, नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये है माइनस का अनंत, अरे अनंत क्या, अरे सॉरी, कहाँ गड़बड़, अनंत पे। यहाँ तो π/2 मेरे को अनंत होता ही नहीं है, यहाँ तो कैटेगरी 0 से लेकर लेनी, यहाँ 0 होगा और यहाँ होगा 2π। सॉरी भाई, जल्दबाजी में थोड़ा अभी गलती कर देता मैं पूरे, ठीक है। 0 से 2π और यहाँ आएगा π/4, क्यों π/4 पहले आएगा, और फिर आएगा 5π/4। उत्तर माला तो यहाँ से अब निकल जाएगी, ज़्यादा कोई समस्या है नहीं। अब प्लस माइनस का चिन्ह डिसाइड करना है, वो कौन करेगा, cos x माइनस sin x, ठीक है। अब मान के चलिए, पहले इधर से शुरू करते हैं छोटे से। इसमें 0 और π/4, π/4 का मतलब 45, 0 और इसके बीच में आता है 30 डिग्री। कितनी वैल्यू आती है, 30 आती है। ये तो एग्री करते हो ना, 30 डिग्री मतलब π/6। आप सब समझते होंगे बेटा, ये बात तो कम से कम बेवकूफ़ों वाला काम मत करते। यहाँ रखो, यहाँ रखोगे cos π/6 माइनस साइन π/6। अरे ये तो पता है ना, ये डिसाइड करेंगे प्लस माइनस का। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है साहब √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। अब जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और ये आएगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू होती है 1.732, अप्रोक्सीमेट यही होती, और माइनस 1/2 वैल्यू लेंगे तो ये 0.732/2 लगभग डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ रहा है, धनात्मक उत्तर ही दे रहा है। तो इस कैटेगरी में तो ये प्लस आ गया। तो उम्मीद है पहली तो चीज़ आपको समझ, मैं थोड़ा उल्टा शुरू कर रहा हूँ, बाद में वहाँ जाऊँगा। बोलिए सर, सेटिस्फाई पक्की बात है ना, गारंटी, ठीक है। ये मिटा दो इसको, एक तो प्लस आ गया। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, ये 45 है, और 45 के बाद में आप सोचिए 90 आता है भाई। इनके बीच में क्या आता है, π/2 आता है ना, सबसे बढ़िया π/2 है, वो ले लो। 90 आता है तो π/2 लेंगे तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस साइन π/2। cos 90 0 माइनस साइन 90 1। तो ओवरऑल माइनस का एक उत्तर है, इसका मतलब इसमें ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। अरे किसका चिन्ह आएगा, ऋणात्मक का। ये बात तो समझ में आ गई ना, π/2 लेना। अब आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे आएगा धनात्मक चिन्ह आएगा। मैं पहले लिख देता हूँ, इधर तो धनात्मक आएगा, वैसे भी ऐसे चिन्ह ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, लेकिन मैं आपको तो भी समझाऊंगा। ये 2π है, 2π से पहले 3π/2 आएगा, पक्की बात। क्या आएगा, 3π/2 मतलब 270 डिग्री आएगा ना, क्योंकि ये अभी आपने लिखा था 245 डिग्री के आसपास होता है। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो cos 3π/2 माइनस का साइन 3π/2। तो इसको अब सीधी वैल्यू तो अगर याद है तो लिख दो, बाकी मैं इसको करके बता देता हूँ आपको कि सर ये तो हो जाएगा आपके लिए पाई प्लस π/2, सही है ना, बिल्कुल। और माइनस का साइन पाई प्लस π/2। अब cos पाई पे चेंज नहीं होता है तो cos π/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और पाई प्लस π/2 तीसरा चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश में cos माइनस होगा, फिर माइनस का साइन π/2 का साइन π/2 ही रहेगा, क्योंकि साइन पाई पे चेंज नहीं होगा। पाई और 2π पे चेंज थोड़ी होता है, ठीक है। अब थोड़ा 11वीं क्लास से जल्दबाजी में बता रहा हूँ। और
पाई प्लस पाई बाई 2 तीसरे चतुर्थांश, तीसरे में साइन माइनस होता है तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कोस 90 0 प्लस ये कितना 1, देखो ओवरऑल प्लस ही उतरा है, मैंने बोला था ना आपको है। और वैसे भी आपको अगर पता होता कोस 370 डिग्री 0 होता है और साइन कोस 270 डिग्री 0 होता है और साइन 270 डिग्री 3 पाई बाई 2 पे -1 होता है, और वो अगर -1 रखते हैं माइनस माइनस प्लस का 1 ही आता तो ओवरऑल धनात्मक चिन्ह आया। तो उम्मीद है प्रत्येक शेर और शेरनी को, प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है आपने एक लाजवाब तरीके से समझने का प्रयास किया सर, एकदम लाजवाब तरीके से। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, tan x बराबर 1 है तो x कहाँ ऐसा है जहाँ पर tan में x की जगह क्या रखूँ तो tan 1 वैल्यू दे, तो पाई बाई 4 पे तो होता ही होता है और 5 पाई बाई 4 पे और होता है, बाकी आप चेक कर लेना यही वैल्यू है, बाकी कोई वैल्यू नहीं। कुछ जब प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में अपना वैल्यू आती जाएगी और चेंज भी हो सकता है। और ज़्यादातर ध्यान रखना यहाँ tan x की कंडीशन बनती है, tan x और cot x, और tan x और cot x तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्यतिक्रम होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। दो ही सवाल आते हैं यहाँ से, sin x प्लस cos x और 1% हम करेंगे sin x माइनस cos x, तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है कि आपको ये ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अब आपके पास वर्धमान और ह्रासमान का उत्तर भी आ गया, इससे इसमें वर्धमान और यहाँ से यहाँ तक ह्रासमान, बात खत्म। चलिए साहब, तो दो अलग अलग पॉइंट करके लिख देता हूँ, ए और बी तो नहीं लिख रहा हूँ, डिसिम्पलाइज करके लिख रहा हूँ। आप लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू, पहले मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ आप समझना, 0 से पाई बाई 4 और फिर आपको लिखना है 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, हाँ बीच में यूनियन आएगा। मेरे को ब्रैकेट का मतलब है, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कहोगे सर निरंतर है तो फिर ब्रैकेट ये लगा दो, ना भाई यही गलतियां हैं, मर जाओगे यहाँ पे। आप देख लेना आपके ना जान निकल जाएगी, नंबर कट जाएंगे सीधे सीधे एग्जाम, अगर कंसेप्ट क्लियर करके नहीं चले तो। अब आप ध्यान देना साहब, मैं साहब यहाँ पर लगाऊंगा ये वाला ब्रैकेट, यहाँ लगाऊंगा यहाँ यूनियन, यहाँ लगाऊंगा ये और यहाँ लगाऊंगा ये। अभी मैं लिख रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान होगा। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या। मैं दोनों एक बार बातें लिख देता हूं फिर आपको मैं समझाता हूं, चिंता मत करो, ठीक है। आप दूसरा लिखेंगे चूंकि x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4, इसमें मैंने शामिल नहीं किया, ध्यान रखना। मैं एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ये लो सर, एक थोड़े से मुश्किल सवाल का हमने दा एंड कर दिया। आपके एक सामने टेबल बनी है, आप वहाँ देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और निरंतर है और खुद ही टेबल वाले ने वहाँ से सिंबल यूज नहीं किया बराबर का, और फिर भी निरंतर नाम नहीं दिया। आप सोच लो, हद होती है बेवकूफ़ी करने की भी। कम से कम बेवकूफ़ी तो करे, सही तो करे आपके सामने, कि बराबर का चिन्ह भी नहीं दे रहा। अब आप समझना, क्या आपको कोस एक्स माइनस साइन एक्स इधर उधर भेजा, तो साइन एक्स और कोस एक्स आप सबको पता है पाई बाई 4 पे बराबर होते हैं, और एक 5 पाई बाई 4 पे और बराबर होते हैं। तो इसमें दो वैल्यू है सॉरी, इसमें आगे वैल्यू भी चलती जाएगी, बट हमें जो कंडीशंस दे रखी है ना, हम जहाँ गड़बड़ कर रहे हैं वो ये जो वैल्यू लिखी गई है इसको देखा देख लिखी गई। पहली बात, इससे हम आगे पीछे नहीं हो सकते। ये आपको कह रहा है कि आपका जो जीवन चलेगा ना, एक्चुअल में आपको बांध दिया गया है कि आपको ये बांध दिया जाए कि आप इस एरिया से आगे पीछे नहीं जा सकते, तो फिर आप आगे पीछे नहीं जा सकते, उसी एरिया में रहना पड़ेगा आपको। आप हिल नहीं सकते वहां से। ऐसा नहीं हो मैं इधर भी जाऊंगा, इधर भी जाऊंगा, इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, इधर भी जा रहा हूँ, नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
जिंदगी में आपको रुकना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को थोड़ा सा बांध के रखता है, डिसिप्लिन में रखता है ना, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, तो आपका एक टाइम पीरियड हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक आपका जीवन बीच में कैसे चलेगा। तो यहाँ पर भी ये इसने बोल दिया है कि जो एक्स चलेगा वो 0 आप शामिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और 2 पाई भी शामिल कर लो, लेकिन आप 0 से पीछे नहीं जा सकते और 2 पाई से आगे नहीं जा सकते। अब 2 पाई से आगे आप यहाँ से अगर आगे चले गए 5 पाई बाई 4, और 5 पाई बाई 4 से आगे जो वैल्यू होती है वो 9 पाई बाई 4 पे tan 1 होता है। अगर आप x की वैल्यू 9 पाई बाई 4 रखो, आप चेक कर लेना 2 पाई प्लस पाई बाई 4, 2 पाई पे चेंज नहीं होता है, 10 पाई बाई 4 आएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 4 प्रथम चतुर्थांश 10 प्लस हो गया, 10 पाई बाई 4 वापिस 1 आ जाएगा। आप इमेजिन करके देखें थोड़ा सा, लेकिन वो 9 पाई बाई 4 जब आप पाई की वैल्यू 180 रखेंगे ना, तो वैल्यू 400 के ऊपर जा रही है, हम 360 से ऊपर ही नहीं जा रहे, हमें तो बांध दिया गया 360। तो x की 2 ही वैल्यू होगी, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4, पाई बाई 4 और 5 पाई बाई। इसके बीच में हमने पाई बाई 6 रखा था, 30 देने पर इसने धनात्मक उत्तर दिया था। इसके बीच में हमने रखा था पाई बाई 2 ऋणात्मक उत्तर, और इसके बीच में हमने 3 पाई बाई 2 रखा धनात्मक। इसका मतलब ये हो गया कि 0 से पाई बाई 4 में यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई में f' 0 से बड़ा, इसका मतलब इस अंतराल में फलन निरंतर वर्तमान है। और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में f' 0 से छोटा है, इसका मतलब इस अंतराल में। आपको सर हमें ये बताओ ये शामिल क्यों किया है, तो भाई इसने शामिल किया है ना यार, 0 को और 2 पाई को शामिल नहीं किया है क्या? 0 को शामिल करना है, पाई बाई 4 को शामिल नहीं करना है। यूनियन 5 पाई बाई 4 को शामिल नहीं करना, उसने ऐसा नहीं बोला 2 पाई को शामिल करना है, 2 पाई को शामिल कर लो। ये कह रहे हम शामिल नहीं होंगे, ये बेचारे स्वतंत्र, इनको तो साथ में ले जाओ, जो पर्सन में दे रखा है उसके हिसाब से 2 पाई पे आप कर लो, कोई समस्या नहीं हमें तो 2 पाई को शामिल किया, ध्यान रखना। 0 और 2 पाई पर्सन की वजह से किया, बाकी यहाँ देखो मैं दोनों को शामिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है ना, बराबर का चिन्ह होता निरंतर नाम नहीं आता ना, अगर वर्तमान और ह्रासमान नाम आता तो मैं शामिल कर लेता, मुझे कोई समस्या भी नहीं थी किसी प्रकार की। तो ये है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 13 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। मैं गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूँ, आप अपना एग्जाम्पल किताब के अंदर देख लो, आपके पास अगर कोई गाइड है तो उसके अंदर देख लो, इससे सुंदर जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे लाजवाब, इससे सुंदर, इससे बढ़िया तरीका है ही नहीं किसी के पास। माता बच्ची लगी है सवालों को करने के लिए, इतना टाइम लग रहा है सवालों में, इतना मतलब मेरा परेशान कर दिया है कि किसी बच्चे का मैसेज ये आ रहा निरंतर के लिए, किसी का ह्रासमान आ रहा है, मेरे ये देर का, मेरे उलझो ही मत, जो मैंने लिखवा दी उसके अकॉर्डिंग करो, आपका काया पलट हो जाएगा बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर। मस्त रहो आप लोग, फालतू परेशान करने से, कमेंट करने से ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, ये चीज़ है, फालतू मेरे कोई परेशान मत करो, आप खुद परेशान मत हो। आप इस एनसीईआरटी के ऊपर रहो, एनसीईआरटी आपके पास है, आपके एनसीईआरटी में अगर कहीं नाम नहीं लिख रखा, जो मैं पर्सन लिख रहा हूँ, मैं हर बार पर्सन लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, उसमें निरंतर नाम नहीं, तो आपका एक परम कर्तव्य ये बनता है साहब, आप अगर मेरे से ढंग से पढ़ रहे हो, अगर मेरे को कुछ मानते हो आप लोग, तो आपको बिना कुछ भी चुपचाप कहे, यहाँ अगर निरंतर वर्ड नहीं है तो निरंतर लिख लो, मैं जो लिख रहा हूं उसके देखा देख पूरा, चाहे किताब में कुछ भी लिख रखा, आप उत्तरमाला भी ये कर लें, बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल करें, क्योंकि 6.2 लोगों के दिमाग में घूमती है। अब दूसरे चैनल के ऊपर जो टीचर उनके नीचे कमेंट देखना, आज पता ही नहीं चला क्या चल रहा है, समझ में नहीं आया, आज की क्लास तो बहुत बेकार रही, ऐसे मेरे भी आएंगे, मुझे भी पता जिस दिन मैं अपलोड करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जी जान लगाई इनके अंदर, वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखो, 2 बार नहीं तो 3 बार देखो, एक एक बारीक बारीक से चीजें देखोगे, क्यों शामिल किया और क्यों शामिल नहीं किया, तो सारी चीजें लिखी हुई आपके सामने, और सारा बता रहा हूं आपको एक एक वर्ड करके, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। जैसे संबंध और फलन एक पहला चैप्टर आपके बारे में मिला, अभी तक मैंने नहीं करूँ, मैं करूँ सबसे लास्ट, वो आपका भेजा और खा जाएगा। अब भेजे के साथ भेजा खा जाओगे, भेजा खत्म हो जाएगा ना, वरना अभी भेजा थोड़ा सा खा जाए, वापस समाकलन एक बढ़िया चैप्टर आ जाएगा, समाकलन अनुप्रयोग बढ़िया, आगे कुछ चैप्टर्स हैं, फिर वापस थ्योरेटिकल आ जाएंगे, फिर वापस थ्योरी में चलेंगे। तो दूसरी किताब में इतना ऐसा नहीं, थोड़ी एक प्रायिकता आती है, प्रोबेबिलिटी जिसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का है, एक रैखिक प्रोग्रामन है, उसमें थोड़ा बाकी अपने कंसेप्ट के हिसाब से चलती को ज़्यादा नहीं, तो ये तो कंसेप्ट के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर देखो, अभी तक मैं साइन वाले में क्या कर रहा था, मैंने कहीं पर भी एक्स की वैल्यू नहीं निकाली, आप देख लो, 2 एग्जाम्पल करवाए, 12वां करवाया था, एक 9वां करवाया, लेकिन इसके अंदर कंडीशन नहीं, इसके अंदर अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये तो प्रथम और चौथे में प्लस हो रहा है, और ये साइन एक्स ये कहाँ हो रहा है, ये तो हो रहा है पहले और दूसरे में, तो बात बनी कहाँ, ये तो क्रॉसिंग चला गया ना, फिर तो लिखना पड़ेगा ना वर्तमान है ना ह्रासमान है, तो बातें कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन करेगी, कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगी इन चीज़ों के लिए। तो दोनों उत्तर मैंने लिख दिए, वर्तमान और ह्रासमान के अंतर आप अपनी किताब में मिला लेना, इन्हीं अंतराल में आपको f' का चिन्ह दे रखा, 0 से बड़ा या 0 से जो भी है, सारी बातें मैंने आपके लिए लिख रखी, आप देख लो, यूनियन करके आपके टेबल है, मैंने टेबल नहीं बना के यूनियन में लिखा, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप मेरे को बताओ साहब कि नहीं, तो बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया तरीके से करो। और आज की क्लास खत्म हो रही है, आपको 7 एग्जाम्पल करवा दी, पता भी नहीं लगा होगा, और वो भी इतने लाजवाब तरीके से
किताब की भाषा से पूरा हटकर चल रहा हूँ, एक एक शब्द लिखवाया मैंने आपको, एक एक शब्द, कि ऐसा कोई शब्द नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 13 में बढ़िया तरीके से जितने एग्जाम्पल बताए उनके कंसेप्ट रहे, फालतू मातापची मत करना, इधर ये लिखा हुआ इधर ये लिखा, ये टीचर वो बता रहा है वो बता रहा है। मेरे ऊपर विश्वास किया, राघव पाठशाला परिवार के ऊपर विश्वास किया, आप मान के चलिए मैं पूरे हिंदुस्तान को भी पढ़ा रहा हूँ सामने। कोई बच्चा कहीं से भी देख रहा है तो उसको गलत थोड़ी पढ़ाऊंगा साहब। आप इमेजिन करिए थोड़ा सा, कोई टीचर किसी को गलत नहीं पढ़ाता, सब अलग किताबों अलग दे रखा है। आपके अगर निरंतर नहीं है तो आप निरंतर लिख रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। और आप खुद देख ले किताब वाले ने इसको शामिल नहीं किया, ऐसे इतना ही लिखा है, तो फिर तो निरंतर वर्ड आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। और वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ग्राफ जो 4 बनाए थे ना, वहाँ क्लियर कट बातें हैं कि क्यों शामिल करना है जीरो को और क्यों शामिल नहीं करना। अगर वहाँ आपको अगर गड़बड़ कर रहा है तो फिर यहाँ पर भी गड़बड़ करना चाहिए। जीरो शामिल क्यों करना है, जीरो शामिल नहीं करना है। वो निरंतर वर्तमान, निरंतर हरासमान, वर्तमान और हरासमान आप देख लो जाके वहाँ पे ग्राफ से पूरा पता लग रहा है। क्योंकि सीधी बातें नहीं लिखी, वैसे कोई कहीं से उठा के सीधा कोई लिख दिया आपके सामने, चिपका दिया कि लो साफ कर लो, ऐसा नहीं किया है ना। काम काम के हिसाब से होता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को एग्जाम्पल नंबर 13 बढ़िया तरीके समझ में आया होगा। उम्मीद ये है कि पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, एग्जाम्पल नंबर 7 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 13 तक। हाँ, क्लास थोड़ा सा टाइम जितना नहीं लगना चाहिए तो उससे ज़्यादा लगा, लेकिन मेरे बकबक करने की आदत ज़्यादा है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ज़्यादा चीज़ें समझाने में करता हूँ। तो फिर अगर आपको लगे टाइम ज़्यादा है तो आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और तो करूँ क्या एक्चुअल, है ना। और तो कर भी तो कुछ नहीं सकता ना कि आप ऐसे ही बोले जा रहे हैं कि सर टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम तो चीज़ें समझाने में लगता है। ऊपर ऊपर से ज्ञान देके चला जाऊँ, आपके दिमाग में कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो, घूम रहा कंसेप्ट, तो फिर तो गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिविजन करते रहिए। आज की क्लास लाजवाब थी, आप बढ़िया तरीके से 1-2 बार रिविजन करना। कल की क्लास में प्रश्नावली 6.2 को शुरू करेंगे और मैंने टोटल 4 भागों में उसको बांटा, 4 वीडियो लेके आऊँगा। वो मैं जितने % आपको करवाऊँ, पहले कुछ कमिटमेंट नहीं करेंगे, मैं अपने टाइम के हिसाब से पहले देख लूँगा कौन से में कितने क्वेश्चन है, उसके हिसाब से 3 तो नहीं आएंगे, 4 वीडियो में बनेगा। क्योंकि एक छठे सवाल के अंदर टोटल 5 सवाल उसके अंदर दे रखे, तो वो इकलौता ही एक सवाल बन जाता है ना। तो और कुछ सवाल बड़े भी हैं जो आपको ज़्यादा समझाने पड़ेंगे। तो बढ़िया तरीके से रिविजन करना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। तब तक के लिए थैंक यू।